कुछ पागल साइंटिस्ट ने एक मासूम को किडनैप करके उस पर हजारों एक्सपेरिमेंट किए और उसे एक जीती जागती किलिंग मशीन बना दिया जो हजारों साल तक इंसानों की गुलामी करती रही और मॉन्स्टर्स को मारती रही। लेकिन जब उसकी बॉडी शैटर होने लगी तो उसे डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया गया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी ही एक इमॉर्टल एबिलिटी ने उसे फिर से ह्यूमन के रूप में जिंदा कर दिया, वो भी हजारों एस रैंक मॉन्स्टर्स की पावर्स के साथ। अब वो बदला लेता है कि नहीं, चलो देखते हैं। एक इलीगल काइमेरा लैब में साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक पावरफुल एस रैंक चाइमेरा जिसका नाम नंबर 17 है धीरे धीरे खराब हो रहा है। उन्हें लगता है अब वो किसी काम का नहीं, तो वे उसे डीमन रेल्म में भेज देते हैं कुछ हंटर्स के साथ, इस आदेश के साथ कि वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन वापस नहीं आ सकता। डीमन रेल्म में पहुंचते ही अनगिनत मॉन्स्टर्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन 17 उन्हें आसानी से खत्म कर देता है ताकि हंटर्स जिंदा रहें। मिशन खत्म होते ही जब गेट बंद होने लगता है तो हंटर्स उसे छोड़कर भाग जाते हैं जैसे प्लान किया गया था। अब 17 के पास कोई ऑर्डर्स नहीं बचे और उसका बॉडी भी धीरे धीरे फेल होने लगता है। तभी उसकी पुरानी ह्यूमन मेमोरीज वापस आने लगती हैं। वो याद करता है कि वो एक ऑर्फन था जिसे किडनैप करके चाइमेरा बना दिया गया था। उसके अंदर 500 से ज्यादा मॉन्स्टर सेल्स इंजेक्ट किए गए थे। जब उसकी लाइफ खत्म होने लगती है तो उसका कोर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन रिलीज करता है और शॉकिंगली नंबर 17 फिर से बोर्न होता है, एक मॉन्स्टर के रूप में नहीं बल्कि अपने ओरिजिनल ह्यूमन रूप में। 17 स्टन्ड रह जाता है, समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर के मॉन्स्टर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं, मतलब वो पूरी तरह ह्यूमन नहीं बना है। वो समझ जाता है कि लैब ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अब कोई उसे वापस लेने नहीं आ रहा। उसके बॉडी में कई चेंजेस हैं और उसके रिस्ट पर लिखा एक्सपेरिमेंट नंबर भी गायब हो गया है। 17 को लगता है कि शायद वो फायर टाइप मॉन्स्टर्स की एबिलिटी की वजह से जिंदा लौटा है। ये क्रीचर्स तब तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक उनका कोर नष्ट न हो जाए और वो 3 बार तक रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि फिनिक्स टाइप सेल्स कभी ह्यूमन सेल्स के साथ फ्यूज नहीं होते, तो इसका मतलब उसका केस एकदम स्पेशल है। अब जबकि लैब का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया है, 17 डिसाइड करता है कि नंबर 17 की लाइफ अब खत्म है। अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीना चाहता है। वो अपने लिए एक नया नाम सोचता है, शियोन डन। शियोन पहले रिवेंज लेने का सोचता है, लेकिन फिर आइडिया छोड़ देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं किससे बदला लेना है। फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि एक दिन उसका सामना उन लोगों से जरूर होगा। जब शियोन को एहसास होता है कि उसका बॉडी पूरी तरह नेकेड है तो वो सोचता है कि ह्यूमन बनने की फर्स्ट स्टेप होगी कपड़े हासिल करना। वो डीमन रेल्म में घूमता है और थोड़ी देर में उसे एक नदी मिलती है। वहीं उसे एक डेड बर्ड मॉन्स्टर दिखता है जो पॉइजन से मरा हुआ था। उसे लेदर चाहिए होता है तो वो सोचता है कि इस बर्ड की हाइड काम आ सकती है। वो अपना आर्म ट्रांसफॉर्म करके ब्लेड बना लेता है और लैब में सीखी स्किल्स से बर्ड की स्किन निकालना शुरू करता है। जैसे ही वो ब्लेड बर्ड की स्किन में घुसाता है, हवा में पॉइजन की तेज स्मेल फैल जाती है। फिर भी शियोन काम जारी रखता है और आखिर में पूरी हाइड निकाल लेता है। अब उसके पास एक बड़ी हाइड है जिसे वो कपड़ों की तरह यूज कर सकता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि हाइड बहुत सख्त है और ट्रीट नहीं की गई। तभी उसे याद आता है कि वो खुद इसे टैन कर सकता है। वो हाइड को पाउंड करना शुरू करता है जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब उसका काम पूरा होता है, शियोन खुश होता है और हाइड को शेप देने में जुट जाता है, लेकिन तभी पीछे से डेड बर्ड जिंदा हो उठता है। शियोन अपनी फिस्ट से हाइड को परफेक्ट शेप में टीयर करता है ताकि वो केवमैन जैसी ड्रेस बना सके। वो नोटिस करता है कि थोड़ी पॉइजन अभी भी बची है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। तभी उसे बर्ड की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो शॉक्ड रह जाता है, बर्ड मरा नहीं था। शियोन को लगता है कि वो उसकी बातों पर रिएक्ट कर रहा है, मतलब शायद उसे समझ भी रहा है। वो हैरान है कि बर्ड पूरी तरह डेड जैसा दिख रहा था फिर भी जिंदा है। सोचते सोचते उसे समझ आता है कि ये शायद इमॉर्टल टाइप है, मॉन्स्टर है। उसका पुराना वर्जन होता तो उसे तुरंत मार देता, लेकिन अब वो सोचता है कि बर्ड पहले से ही कमजोर है तो मारने का कोई रीजन नहीं। वो दोनों को लकी बीइंग्स मानता है और बर्ड से कहता है कि जैसे वो खुद नई जिंदगी शुरू कर रहा है वैसे ही बर्ड भी अपने सेकंड लाइफ को अच्छे से जी। जाते जाते वो कहता है अगर किस्मत होगी तो फिर कहीं मिलेंगे। कपड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब उसे एक घर चाहिए। वो तलाश शुरू करता है और पहले एक केव पाता है, लेकिन वहां एक जायंट सेंटीपीड टाइप मॉन्स्टर होता है। अंधेरी जगह पसंद न आने पर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। फिर वो घूमते घूमते स्नोई माउंटेन्स तक पहुंचता है। वहां कुछ आइस मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी वो आसानी से हरा देता है। लेकिन उसे लगता है कि वहां रहना मुश्किल होगा, क्योंकि खाना ढूंढना टफ रहेगा। काफी खोज के बाद आखिर उसे एक परफेक्ट जगह मिलती है, हरा भरा इलाका, बीच में लेक और उसके चारों तरफ हिल्स। वो लेक चेक करता है और देखता है कि उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, खाने के लिए परफेक्ट सोर्स। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही उसकी नई जगह होगी। वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, अपना आम लंबा ब्लेड बनाकर लकड़ियां काटता है और फाउंडेशन सेट करता है। जमीन अनइवन होती है तो उसे लेवल करता है। नेल्स न मिलने पर वो स्नेल टाइप मॉन्स्टर्स के स्लाइम का यूज करता है, जो सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वाटरप्रूफ है या नहीं। फिनिशिंग के लिए वो सिल्कवर्म लार्वे से कोकून सिल्क लगाता है। घर पूरा होने पर शियोन खुश होता है, लेकिन उसे लगता है कुछ कमी है। वो सोचता है कि ह्यूमन घरों में और क्या होता है, शायद गार्डन या डॉग, लेकिन डीमन रेल्म में डॉग पाल पॉसिबल नहीं, तो वो वेजिटेबल गार्डन का आइडिया लेता है। अब उसे ऐसा प्लांट चाहिए जो डीमन रेल्म में ग्रो कर सके। उसे याद आता है कि पास में स्नोई माउंटेन पर मांड्रोरा नाम का पौधा उगता है। वो तुरंत वहां निकल पड़ता है। बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचकर उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसे किडनैप करके लैब भेजा गया था। दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन वो मानता है कि चिमेरा बनने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे अब उसे ठंड या भूख की चिंता नहीं होती। वो मांड्रोरा की प्लांटेशन तक पहुंचता है। ये पौधे बहुत स्ट्रेस सेंसिटिव होते हैं, जैसे सनफिश टाइप मॉन्स्टर्स। जरा सा एनवायरमेंटल चेंज भी इन्हें मार देता है। वो सोचता है कि यंग प्लांट्स लेना बेटर रहेगा, ताकि वो इजीली अडेप्ट कर सके। वो रूट्स निकालने से पहले ईयर्स कवर करने की सोचता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पौधे डिस्टर्ब होने पर जोर से स्क्रीम करते हैं। लेकिन जब वो पहला प्लांट खींचता है तो कोई आवाज नहीं आती। दूसरा निकालता है, फिर भी चुप। वो कई और प्लांट्स खींचता है, लेकिन कोई भी स्क्रीम नहीं करता। तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ आर्टिफिशियली ग्रोन मंड्राओरा प्लांट्स ही चिल्लाते हैं, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में डेमोनिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। वो पौधे भी चिल्लाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। लेकिन चूंकि ये डीमन रेल्म में है, तो मांड्रियोरास के पास चिल्लाने की कोई वजह नहीं है। फिर भी चियोन को समझ नहीं आता कि ये पौधे उससे भाग क्यों नहीं रहे। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके अपने शरीर में भी मैंड्रियोरा सेल्स हैं, और शायद इसलिए ये पौधे उसे अपने जैसा समझ रहे हैं। वो सोचता है कि ये तो अच्छा है, अब उसे स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा। चियोन सोचने लगता है कि अगर वो इन मैंड्रियोरास को ग्रो करे तो उसे टी या स्नैक्स जैसी चीजें भी मिल सकती हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती इनके फ्रूट्स निकाले जाएं तो वो पॉइजनस बन जाते हैं। इसलिए शियोन सोचता है कि उसे इन पौधों को ट्रस्ट दिलाने का कोई तरीका निकालना होगा। तभी उसे आसपास हंटर्स की मौजूदगी का एहसास होता है। क्यूरियोसिटी में वो डिसाइड करता है कि देखे कि वो लोग इन खतरनाक स्नोई माउंटेन्स में कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ दो हंटर्स एक बड़ी बी रैंक रैबिट टाइप मॉन्स्टर्स की भीड़ से घिरे हुए हैं। उनके बाकी साथी उन्हें छोड़कर भाग चुके हैं। दोनों किसी तरह अपनी बैरियर की मदद से जिंदा हैं, लेकिन अब वो भी टूटने वाली है। दोनों पछता रहे हैं कि इतनी सारी नौकरियों में से उन्होंने हंटर बनने का ऑप्शन क्यों चुना। जैसे ही वो मरने वाले होते हैं, अचानक कुछ आसमान से गिरता है और उनके सामने जमीन में टकराता है। इससे उनका और रैबिट्स दोनों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। जब धूल साफ होती है तो वो शॉक में आ जाते हैं। सामने कोई इंसान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और वो कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर शियोन होता है। शियोन तुरंत समझ जाता है कि वो स्नो बनीज है। जैसे ही रैबिट्स उसके बॉडी से निकल रही ऑरा को फील करते हैं, उनमें पैनिक फैल जाता है और वो सब हवा में गायब हो जाते हैं। हंटर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि बी रैंक मॉन्स्टर्स ऐसे भाग गए। दोनों चियोन का शुक्रिया करते हैं और अपना नाम बताते हैं। चियोन भी अपना नाम बताता है, लेकिन दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा अजीब नाम उन्होंने कभी नहीं सुना। फिर चियोन पूछता है कि वो डीमन रेल्म में क्यों आए हैं, जबकि साफ दिख रहा है कि दोनों लो रैंक हंटर्स हैं। वो बताते हैं कि वो पैसों के लिए आए, उन्हें एक मिशन मिला था कि एक चिमेरा को जिंदा पकड़ना है, और रिवॉर्ड बहुत टेम्पटिंग था। जैसे ही वो चिमेरा का नाम लेते हैं, शियोन डिफेंसिव हो जाता है। सोचता है शायद वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर हंटर्स बताते हैं कि जिस चिमेरा की बात है वो मैकेनिकल टाइप है और लैब से भागी हुई है। तब शियोन को राहत मिलती है, वो मैकेनिकल टाइप नहीं है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं। अब वो प्लान बनाता है कि किसी तरह गेट क्रिस्टल हासिल करके अपने नए घर वापस लौट जाए। शियोन पूछता है कि उनका गियर कहाँ है, क्योंकि उसे यकीन है उनके पास क्रिस्टल्स होंगे। हंटर्स बताते हैं कि जिन्होंने उन्हें धोखा दिया वो सब सामान लेकर भाग गए। दोनों शियोन पूछते हैं कि क्या वो भी ह्यूमन वर्ल्ड वापस जाने का प्लान कर रहा है, क्योंकि वो अब ज्यादा देर डीमन रेल्म में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इंसान ज्यादा देर तक इस दुनिया की डेमोनिक एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे वो मर जाते हैं। लेकिन इसका शियोन पर अब कोई असर नहीं होता। हंटर्स उससे विनती करने लगते हैं कि उन्हें बचा ले। तभी शियोन को वो धोखेबाज हंटर्स मिल जाते हैं। वो तुरंत हवा में उड़ता है और उनकी तरफ निकल पड़ता है। पीछे वाले दो हंटर्स डर के मारे ऑलमोस्ट बेहोश होने की कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनका सेवियर पल भर में गायब हो गया। उधर बाकी हंटर्स ने चिमेरा को कॉर्नर कर लिया है और उसे खत्म करने की तैयारी में है। जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं, चिमेरा गुस्से में अपना बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर बाद चियोन उस जगह पहुंचता है जहां उसने चाइमेरा की एनर्जी महसूस की थी, लेकिन वहां सिर्फ खून और हंटर का गियर मिलता है। साथ ही उसे बच्चों जैसे पैरों के निशान बीस्ट ट्रैक्स के साथ दिखते हैं। इससे वो समझ जाता है कि चाइमेरा लड़ाई के दौरान अपना फॉर्म बदल रहा था। वो समझता है कि अगर वो लिक्विड मेटल से बना है तो शेप चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन ये रेयर मटेरियल है, इसलिए वो छोटा बनाया गया होगा, किसी बच्चे या डॉग के साइज का। चियोन इम्प्रेस्ड होता है कि वो चाइमेरा 5 बी रैंक हंटर्स से अकेले लड़ गया। इस बीच वो 2 बचे हुए हंटर्स अब ऑलमोस्ट खत्म हालत में हैं। उनमें से एक के घर बच्चा आने वाला है। जब उन्हें लगता है कि अब वो पक्की है, तभी शियोन फिर से आता है, उनके गियर्स पीठ पर लटकाए हुए। दोनों फिर से उससे गुहार लगाते हैं कि उन्हें बचा ले। शियोन पहले इग्नोर करने वाला होता है, लेकिन फिर याद करता है कि उनके पास अब कोई गेट क्रिस्टल नहीं है। तभी एक हंटर उसे 2 मिलियन वॉन कैश दिखाकर कहता है कि अगर उसके पास स्टोन है तो वो खरीद लेंगे। अगर वो डेमन रियलम से जल्द नहीं निकले तो उनकी मौत तय है। चियोन इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह जाता है। उसे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन सोचता है कि ह्यूमन वर्ल्ड लौटने पर काम आ सकते हैं। वो पैसे ले लेता है और उनके लिए गेट खोल देता है। जाते जाते हंटर्स झुककर उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि वो ये फेवर कभी नहीं भूलेंगे। शियोन कैजुअली बोलता है कि गेट स्टोन तो पहले 2 लाख में मिलते थे। तब हंटर्स बताते हैं कि अब बहुत सालों से प्राइसेस बदल चुके हैं। जब वो पूछते हैं कि उसे इसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों है, तो शियोन कहता है कि उसे थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि उसने उन्हें ज्यादा पैसे में बेचा। गिल्ट मिटाने के लिए वो थके हुए हंटर के कंधे पर हाथ रखता है और उसमें माना डालना शुरू करता है। दोनों हंटर्स शॉक्ड रह जाते हैं। ये टेक्निक इतनी रिस्की होती है कि ए रैंक हंटर्स भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि माना क्लैश हो जाए तो बॉडी के अंदर माना होल्स फट सकते हैं और मौत हो जाती है। उन्हें लगता है शियोन फेल हो जाएगा और दोनों मारे जाएंगे, लेकिन उल्टा होता है। वो सक्सेसफुली डेमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई कर देता है। दोनों हंटर खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था वो मर चुके हैं। जब सब हो जाता है, शियोन कहता है कि अब उसे निकलना चाहिए। दोनों फिर से थैंक करते हैं और सोचते हैं कि उसका माना कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने ये काम इतनी इजीली कर दिया। हंटर्स के चले जाने के बाद शियोन अपने घर लौटता है, खुश कि उसकी ट्रिप काफी स्मूथ रही। वो देखता है कि मंड्रियोरास अब जाग चुके हैं, तो वो उन्हें प्लांट करने लगता है। वो जमीन में उन्हें लगाता है, लेकिन वो खुश नहीं लगते। शियोन सोचता है क्या गड़बड़ है, फिर उन्हें थोड़ा माना देता है ताकि वो बेटर फील करें। जैसा उसने सोचा था, उनका मूड बदल जाता है और वो राहत की सांस लेता है। इसी बीच मैकेनिकल शिमेरा झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। शियोन उसकी एनर्जी फील करता है, लेकिन डिसाइड करता है कि जब तक वो खुद कनेक्शन नहीं चाहता तब तक वो मूव नहीं करेगा। घर के अंदर जाकर वो हंटर्स से मिला सारा सामान निकालता है, पैसे, पोर्टेबल बर्नर, 8 गेट स्टोन्स, कुछ कपड़े और स्लीपिंग बैग्स। वो खुश होता है कि सब कुछ यूज में आने वाला है और बोनस में उसे रामेन भी मिलता है। उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने रामेन ऑर्फनेज में खाया था। भूख लगने पर वो डिसाइड करता है कि खुद के लिए रामेन बनाए। रामेन पैक के इंस्ट्रक्शंस देखकर वो एक पॉट निकालता है और बाहर पानी लेने जाता है, लेकिन तभी एक मछली पानी से छलांग लगाकर उस पर अटैक करती है। चूंकि उसे रामेन के लिए एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो मछली को एक झटके में मार देता है और उसे पॉट में डाल देता है। वो कुछ वाइल्ड एग्स और हर्ब्स भी ढूंढता है और सब कुछ पॉट में डाल देता है। उधर मैकेनिकल काइमेरा बुशेस के पीछे से उसे देख रहा होता है। उसका पेट भूख से गड़खड़ा रहा है। चियोन गैस ऑन करता है और रामेन बनाना शुरू करता है, लेकिन रामेन की इतनी खराब स्मेल फैलती है कि मांड्रियोरास ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में आ जाते हैं। स्मेल भले ही भयानक हो, मैकेनिकल चाइमेरा की नजर उस रामेन पर से हटती नहीं। वो एक आइडिया लेता है और अपने आप को एक डॉग में बदल लेता है। उसे पता चल चुका था कि ह्यूमंस को डॉग्स बहुत पसंद होते हैं और वो इंजर्ड जानवरों के लिए सिंपैथी भी ज्यादा फील करते हैं। वो एक डॉग की तरह चियान के पास आता है, लेकिन चियान आसानी से समझ जाता है कि ये मैकेनिकल चिमेरा है। चियान हालात को एनालाइज करता है और समझता है कि ये कैमरा अभी यंग है और सीख रहा है। उसे सोच होता है कि ये कैमरा लैब से कैसे भागकर डीमन रेल्म तक पहुंच गया। क्योंकि चिमेरा उसके साथ ज्वाइन होना चाहता है, तो चियान उसे वो खराब दिखने वाला रामेन ऑफर करता है जो उसने खुद बनाया था। दोनों साथ बैठकर रामेन खाते हैं और उस पल में चियान को अपने ऑर्फनेज के दिन याद आ जाते हैं, जब वो और बाकी बच्चे साथ में रामेन खाते थे। खाने के बाद चियान चिमेरा से कहता है कि अब वो जा सकता है क्योंकि उसे सफाई करनी है। डॉग मुड़कर जाने लगता है, लेकिन जब वो कुछ कदम चलता है तो चियन उसे याद दिलाता है कि वो पहले अपने लेफ्ट पैर में लिम्प कर रहा था। चिमेरा हैरान हो जाता है कि उसकी पहचान हो गई, लेकिन फिर वो अपना इंजर्ड पैर बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद चियान डिसाइड करता है कि अब लॉन्ड्री ट्राई करनी चाहिए। वो हंटर्स से मिले कुछ कपड़े निकालता है और सोचता है कि लेदर वाले कपड़े वो जिंदगी भर नहीं पहन सकता। आखिर वो कोई कैबमैन थोड़ी है। वो एक शर्ट को पत्थर पर रखता है और सोचता है कि वही तरीका अपनाए
जो उसे पहले से पता है, यानी डंडे से मारकर धोना। लेकिन जब वो हल्के से डंडा मारता है तो पत्थर और शर्ट दोनों टूट जाते हैं। चियान को गुस्सा आता है कि ताकतवर होने के अपने ही झंझट हैं, लेकिन उसे थोड़ा सुकून ये सोचकर मिलता है कि उसके पास एक और शर्त है ट्राई करने के लिए। तभी उसे एहसास होता है कि मैकेनिकल चाइमेरा अभी भी उसे चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। वो कभी कुछ बोलता नहीं, बस अपने डिस्गाइज बदलता रहता है और चियान की हर मूव को देखता है। अब तक जो कुछ भी उसने देखा था उससे चियान समझ जाता है कि ये काइमेरा की एज 5 साल से कम है। ऊपर से उसकी मैकेनिकल आवाज थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन चियान सोचता है कि यंग चाइमेराज में ये नॉर्मल है क्योंकि उनके दिमाग में नॉलेज जबरदस्ती इम्प्लांट किया जाता है। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद चियन लॉन्ड्री कर लेता है और शर्ट ठीक निकलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो शर्ट उसके लिए बहुत छोटी है। फिर भी वो उसे फेंकने की बजाय एक ट्रॉफी की तरह रस्सी पर टांग देता है। तभी मैकेनिकल चिमेरा उस शर्ट को देखता है और उसे पहन लेता है, बस इसलिए कि उसने दूसरों को ऐसा करते देखा था। फिर वो प्राउडली अनाउंस करता है कि अब ये शर्ट उसकी है और इसको और बेटर रॉक करने के लिए वो खुद को एक खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। चियान जब मांड्रियोरास को देखने जाता है तो नोटिस करता है कि वो अजीब बिहेव कर रहे हैं। उनके पत्ते मुरझा गए हैं और रूट्स सूखी लग रही हैं। उसे हैरानी होती है क्योंकि उसने खेत तैयार करते वक्त सारी वीड्स निकाल दी थी। वो ध्यान से जांच करता है और पता चलता है कि नीचे जमीन में कुछ पैरासाइट्स हैं जो मांड्रियोरास को कमजोर कर रहे हैं। चियान खुद को दोष देता है कि उसने ठीक से चेक नहीं किया। अब वो डिसाइड करता है कि एक सही गार्डन बनाएगा अपने घर के साइज का। जैसे ही वो काम शुरू करने वाला होता है, चाइमेरा वहां आकर उसे ग्रीट करता है। चियान हैरान रह जाता है कि अब वो लड़की बन गई है और उससे बात भी कर रही है। लड़की चियान से पूछती है कि उसके पीछे जो स्ट्रक्चर है क्या वो उसका घर है। चियान हाँ कह देता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो इस जगह का नेटिव है। ये सुनते ही चियान थोड़ा मजाक करने का सोचता है। वो कहता है कि हाँ वो यहीं का नेटिव है और पूछता है कि वो किस ट्राइब से है। चाइमेरा थोड़ा कंफ्यूज होती है, फिर कहती है कि वो वाटरफॉल के पार वाले इलाके से है, इतना दूर कि चियान वहां कभी नहीं जा सकता। चियान हंसते हुए पूछता है कि कहीं वो कोकोनट ट्राइब से तो नहीं जो वाटरफॉल के पास रहती है। चाइमेरा तुरंत बोल देती है कि हाँ वही उसकी ट्राइब है। फिर चियान उसके कपड़े की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये आउटफिट तो उसी का है। लड़की बहस करती है कि उनकी ट्राइब में जो चीज मिल जाए वो उनकी ही होती है। चियान मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है रख लो। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लड़की बताती है कि उसे उसकी ट्राइब से निकाल दिया गया है, इसलिए वो उसके घर में रहना चाहती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे रहने दे। चियान बेवकूफ बनने का नाटक करता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। वो कहती है कि यहाँ जगह सेफ लगती है। चियान समझ जाता है कि उसे बस कोई जगह चाहिए रहने के लिए। वो मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे अपनी वर्थ साबित करनी होगी। लड़की कहती है कि ठीक है उसे कोई काम दे दे। चियान बोलता है कि उसे खेत जोतना होगा क्योंकि वो मंडोरास के लिए नया घर बनाना चाहता है। लड़की तुरंत स्टिक पकड़ लेती है और कहती है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ यूज करना आता है। वो जोर से जमीन खोदना शुरू करती है और चियन दंग रह जाता है क्योंकि वो अपनी ताकत छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही। चियन समझ जाता है कि उसे अभी नॉर्मल किड्स की तरह बिहेव करना नहीं आता। अचानक वो लड़की पूछती है कि उसका नाम क्या है। लड़की थोड़ा रुकती है, फिर डिसाइड करती है कि वो खुद को किम नारी बुलाएगी। उसने ये नाम फूलों से इंस्पायर्ड होकर रखा था। चियान समझ जाता है कि उसने नाम कैसे चुना, लेकिन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वो गार्डन पूरा कर देती है और चियान पत्थर की फेंस लगाता है। मांड्रियोरास को नया सेटअप बहुत पसंद आता है। चियान नोटिस करता है कि किम नारी रो रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि मांड्रियोरास को देखकर उसे अपने दोस्तों की याद आ गई। ये सुनकर चियान शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लैब के अंदर बनाए गए प्रोडक्ट्स में भी फीलिंग्स या सोशल बॉन्ड हो सकता है। अचानक चियन को एक अजीब ऑरा फील होती है। लगता है जैसे कुछ मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हो। नारी उसे बताती है कि उसने पहले एक चिक मॉन्स्टर देखा था और शायद वही अटैक में फंसा है। चियान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखता है कि नारी बेचैन हो रही है। हैरानी की बात यह थी कि नारी उस मॉन्स्टर को बचाना चाहती है, लेकिन अपने इम्प्लांटेड कमांड्स की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। चियान उसे कहता है कि शायद अगर वो मदद करे तो वो चिक बच सकता है। ये सुनकर नारी गुस्से में वहां दौड़ जाती है जहां वो चिक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से अटैक हो रहा था। वो उन पर चिल्लाती है कि स्टॉप बुलिंग द चिक और गुस्से में सबको हरा देती है। असल में नारी का पास्ट बहुत पेनफुल था। लैब में उसके साथी एक्सपेरिमेंट्स उसे तंग करते थे क्योंकि वो बहुत ओबीडियंट थी। वो सब उसे मारते पीटते थे, इसलिए अब उसे पुलिस से नफरत है। उसी गुस्से में वो सारे मॉन्स्टर्स को बिना दया के हरा देती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में सफेद चिक होता है, लेकिन वो बेहोश है। चियान उसे देखता है और फौरन पहचान जाता है कि ये वही इमॉर्टल टाइप मॉन्स्टर है जिसकी हाइड उसने पहले ली थी। नारी रोने लगती है और उससे उसे बचाने की गुजारिश करती है। चियान अपना हाथ चिक पर रखकर उसमें माना ट्रांसफर करता है क्योंकि उसे कोई फेटल इंजरी नहीं दिखती, और तभी उसे एहसास होता है कि किससे उसका सामना हुआ है। वो छोटा होकर सिकुड़ गया था, लेकिन चियान समझ जाता है कि उसकी रिजेनरेशन मेथड उससे अलग है। जब वो उसे माना खिला
खिलाकर पूरा कर लेता है। तो नारी पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर किसी सीरियस खतरे में है, लेकिन शायन बताता है कि वो बस बहुत ज्यादा कमजोर और भूखा है। अपनी छोटी साइज की वजह से वो स्टारवेशन से जूझ रहा था। चियान उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने उसमें माना डाल दिया है, लेकिन नारी को वो चिक अकेला छोड़ने से डर लग रहा था। वो चियान से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो इस मॉन्स्टर को पाल सकती है। वो वादा करती है कि वो इसे अच्छे से ट्रेन करेगी और खाना भी खिलाएगी। चियान कहता है कि ये चिक मॉन्स्टर बड़ा होकर काफी जाइगैंटिक बन जाएगा, लेकिन नारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो उसे थोड़ा थोड़ा खाना ही देगी। चियान फिर बहस में नहीं पड़ना चाहता, तो वो मान जाता है कि नारी ही उसकी देखभाल करे। उसे लगता है कि अगर वो उसे यार्ड में रखे तो वो एक अच्छे गार्ड की तरह काम करेगा। कुछ देर बाद वो बर्ड मॉन्स्टर जाग जाता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो चियान को पहचान लेता है। नारी तो खुश हो रही होती है कि मॉन्स्टर उठ गया, लेकिन वो मॉन्स्टर डरा हुआ है उस टफ इंसान को देखकर जो उसके सामने खड़ा है। ऊपर से उसे गुस्सा आ रहा है कि एक छोटी लड़की उसे पकड़कर ऐसे घुमा रही है जैसे कोई खिलौना हो। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की डीमन रेल्म में कैसे पहुंच गई। जहां नारी को बस को की आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं चियान साफ साफ सुन पा रहा था कि वो बर्ड अपनी जान की भीख मांग रहा है। चियान हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो उस बर्ड की बातें समझ सकता है। नारी को बहुत खुशी होती है कि अब उसके पास एक पेट है। वो उसे नहलाने लगती है और नाम भी सोच लेती है गू, क्योंकि वो बर्ड कबूतर की तरह गू आवाज निकालता है। वो पोर मॉन्स्टर शॉक्ड है कि ये लोग उसे ऐसा बेवकूफी भरा नाम दे रहे हैं। गू गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन नारी को लगता है कि वो रो रहा है और पानी मांग रहा है। वो और ज्यादा पानी उस पर डाल देती है। गू के लिए हालत और खराब हो जाती है। वो टेबल पर लेटकर लिटरली भीख मांग रहा होता है कि बस करो पानी डालना, लेकिन नारी तो उसे समझ ही नहीं पा रही। तब चियन बीच में आता है और कहता है कि बस करो और पानी नहीं। फिर नारी सोचती है कि शायद उसे भूख लगी है और वो खाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद शायन डिसाइड करता है कि अब उसे स्टोरेज स्पेस बनाना है। वो कुछ पेड़ काटने के लिए चुनता है, लेकिन जैसे ही वो हल्का सा हाथ लगाता है पूरा पेड़ टूट जाता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सब इंस्ट्रक्शंस सही फॉलो किए थे। तभी गू उसे बताता है कि वो सब गलत कर रहा है। गू कहता है कि हर ट्री की टेक्सचर अलग होती है और जो वो काटने की कोशिश कर रहा है वो सॉफ्टवुड। चियान को पहली बार पता चलता है कि लकड़ी की हार्डनेस भी अलग अलग होती है। गू यकीन नहीं कर पा रहा होता कि ये आदमी इतना डम कैसे है कि ये बेसिक बात नहीं जानता। चान पूछता है कि सबसे हार्ड वुड किस कलर की होती है। गू बताता है कि लाल रंग वाली लकड़ी से स्ट्रॉन्ग होती है। उसी वक्त गू को एहसास होता है कि चियान उसे समझ पा रहा है। कंफर्म करने के लिए वो टेलीपैथिक ब्रिज बनाकर चियान के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चियान उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। गू पूछता है कि वो उसे कैसे समझ पा रहा है। चियान कहता है कि उसे बस ह्यूमन वर्ड्स अपने दिमाग में पॉप अप होते फील हो रहे हैं। चियान को ये ज्यादा अजीब लगता है कि एक मॉन्स्टर ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता है। गू बताने से हिचकिचाता है कि वो ऐसा कैसे कर पाता है, लेकिन चियान समझ जाता है कि वो एक रेयर इंटेलिजेंस टाइप मॉन्स्टर है जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी से पैदा होता है। उसने इनके बारे में सुना तो था, लेकिन पहली बार एक को रियल में देख रहा था। फिर चियान कहता है कि वो और ये मॉन्स्टर पहले भी मिल चुके हैं। गू भी इसे डिनाई नहीं करता। वो कहता है कि वो चांद से दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त चांद ने उसकी जान बचाई थी जब उसने उसकी पॉइजन इन्फेस्टेड हाइड हटा दी थी। गू ने तब वादा किया था कि अगर वो दोबारा मिले तो वो उसकी मदद करेगा। अब जब मौका आया, चियान पूछता है कि क्या वो अभी मदद करने के लिए तैयार है, तो गू हाँ कहता है। वो कहता है कि चियान उसका पीछा करे, वो उसे रेड ट्रीज के पास ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, नारी भागती हुई वापस आती है और उसके पीछे एक हंटर है। वो हंटर फायर टाइप अटैक यूज करता है, जिससे नारी डर जाती है। हंटर खुश नहीं है कि उसे एक छोटी लड़की पर अटैक करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो मैकेनिकल चीमेरा वापस नहीं लाता तो उसकी नौकरी और जान दोनों पर बनाएगी। वो नारी को पकड़ लेता है जो जमीन पर गिरकर रो रही होती है। फिर वो एक पावरफुल फ्लेम अटैक फेंकता है, लेकिन चियान बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देता है। चियान गुस्से में दिखता है और गू उसके कंधे पर बैठा ऑरा फैला रहा होता है। गू कहता है कि वो रेड ट्रीज के बारे में बाद में बताएगा, पहले नारी को बचा ले। चियान नोटिस करता है कि नारी डर के मारे जड़ हो गई है, क्योंकि उसे फायर से बहुत डर लगता है। वो सबसे पहले आग बुझाने का फैसला करता है। गू को गुस्सा आता है कि वो हंटर एक बच्चे को बुली कर रहा है। दूसरी तरफ हंटर भी चिढ़ा हुआ है कि कोई अनजान आदमी उसे उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा है। चियान उसे कहता है, मुंह बंद रखो, बहुत बोलते हो। इससे हंटर और चिढ़ जाता है और भी ज्यादा फायर पावर छोड़ता है, लेकिन चियन बहुत आसानी से उसे काबू कर लेता है। वो पीछे वाले पहाड़ पर एनर्जी ब्लास्ट मारता है, जिससे पूरा हिल गिरकर हंटर पर आ पड़ता है। हंटर समझ ही नहीं पाता क्या हुआ और कुछ सेकंड में ही वो रेत और पत्थरों के नीचे दब जाता है। चियान फिर नारी के पास जाता है और कहता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे समझाता है कि जब कभी किसी चीज से डर लगे तो बस उसे नॉकआउट कर देना चाहिए। फिर वो हंटर को देखने जाता है। वो उसका सिर पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन खींचते ही हंटर
हंटर के बाल निकल आते हैं। चियान शॉक में रह जाता है जब उसे हंटर का गंजा सिर दिखता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, दिखने में जवान लेकिन पूरा बॉल्ड। शायद इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो विग पहनता है। नारी जो कुछ देर पहले तक रो रही थी अब जोर जोर से हंसने लगती है, मिस्टर बाल्डी कहकर उसे चिढ़ाती है। चियान हालात को एनालाइज करता है और सोचता है कि हंटर की स्ट्रेंथ देखकर नारी को उससे हारना नहीं चाहिए था। वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी यादें देख सके। उसे पता चलता है कि नारी अभी भी उस इविल साइंटिस्ट से डरी हुई है जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। चियान उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि वो बहुत स्ट्रांग लड़की है। उसे पता है कि उसका ट्रॉमा तुरंत नहीं जाएगा लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उस मिस्टर बॉल्डी के साथ क्या किया जाए। तभी नारी के चेहरे पर एक मिस्चीवस स्माइल आती है और वो कहती है, मेरे पास आइडिया है। थोड़ी देर बाद हंटर जागता है और देखता है कि वो वाटरफॉल से उल्टा लटक रहा है। एक मोटी रस्सी उसे बांधकर पत्थर से जोड़ी गई है। हंटर अपने सारे फैसलों पर पछता रहा होता है। दूर खड़ी नारी जोर जोर से हंस रही होती है और चियान उसे रोकने की कोशिश करता है कि किसी की अपीयरेंस पर मजाक मत करो। फिर चियान एक पॉट उठाकर नदी से पानी भरता है और कहता है कि रामेन के लिए है। नारी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायन का फिश रामेन दुनिया का बेस्ट है। शायन टीजिंग टोन में पूछता है, तो क्या कोकोनट ट्राइब वाले भी फिश रामेन खाते हैं? नारी हंसकर कहती है, हाँ बिल्कुल खाते हैं। उधर हंटर अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो किस हालत में फंस गया है। वो चियान को देखकर अंदाजा लगाता है कि वो कम से कम हाई रैंक वाला है, शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि कई बार स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स छाया में ही ऑपरेट करते हैं। रामेन के लिए वाटर रेडी किया जा रहा है और नारी लेफ्ट राइट मछलियां पकड़ने में बिजी है। शॉन उसे बोलता है कि हमें सिर्फ एक फिश चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। नारी एक्साइटेड होकर मान जाती है और शॉन उसे बोलता है कि अब इस फिश को पॉट में डाल दो। हंटर ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना सारा पानी सिर्फ 3 पैकेट रामेन बनाने के लिए यूज करने वाले हैं। उसे ये एक तरह की इंसल्ट लगती है और वो चिल्लाकर बोलता है कि मुझे नीचे उतारो, मैं खुद रामेन बनाऊंगा। चियान उसकी बात मान लेता है और उसे नीचे उतार देता है ताकि वो रामेन बना सके, भले ही वो सिर्फ रामेन ही क्यों ना हो। हंटर को चियान और शॉन दोनों से इतनी हैवी प्रेशर महसूस होती है कि उसे लगता है अगर गलती हुई तो उसकी खैर नहीं। पसीने से लथपथ चेहरा लिए वो डिसाइड करता है कि रामेन को उसी ट्रेडिशनल तरीके से बनाएगा जो उसे आता है। वो अपनी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करते हुए अंदाजा लगाता है कि पानी कितना डालना है। 3 पैक रामेन के लिए वो सॉस और नूडल्स डाल देता है और कैलकुलेट करता है कि बस 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा में ये परफेक्ट रेडी हो जाएगा। टाइम एग्जैक्ट निकालने के लिए वो अपनी हार्ट बीट गिनना शुरू करता है और जैसे ही 200 तक पहुंचता है वो अपने सारे नूडल टेक्निक्स यूज करने लगता है। वो सोचता है काश यहाँ कुछ किमची होता, लेकिन डीमन रेल्म में ये पॉसिबल नहीं। फिर भी वो अपना बेस्ट देता है और सोचता है जो होगा देखा जाएगा। काम खत्म होने के बाद वो ग्रुप को बुलाता है और पूछता है कि वो लोग टेस्ट करना चाहेंगे क्या। सब नूडल्स को देखते हैं और नारी सबसे पहले नोटिस करती है कि ये नूडल्स तो चियान के बनाए नूडल्स से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। ग्रुप डिसाइड करता है कि चलो टेस्ट करके देखते हैं और जैसे ही पहला बाइट लेते हैं सब लिटरली शॉक में चले जाते हैं क्योंकि रामेन बहुत ही टेस्टी होता है। नारी एक्साइटमेंट में टेबल से कूद पड़ती है और चिल्लाती है, चियोन ये तो कमाल का रामेन है। शो भी हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या इंसान रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाते हैं? चियान मुस्कुराकर कहता है कि मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ है, लेकिन पहले रामेन फिनिश कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सब रामेन खत्म कर लेते हैं मगर अंदर से विश करते हैं कि काश ये खत्म न हुआ होता। हंटर डरते हुए पूछता है, आपको रामेन पसंद आया? तो चियोन हंसकर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? हंटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो चियोन बोलता है, इतना डिलिशियस रामेन खिलाकर तुम मुझे फ्री में जाने नहीं दे सकते। चियान फिर कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो मेरी पावर में हुआ तो मैं फुलफिल कर दूंगा। ये सुनकर हंटर नम खुश हो जाता है और छट से झुककर बोलता है, मुझे सिखाओ कि तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। चियोन हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो? किस बोलता है, क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर हो जिससे मैं अब तक मिला हूँ। किसक बताता है कि उसने देखा है चियन डीमन रेल्म में सेटल हो चुका है, इसलिए उसने यहाँ अपना घर भी बना लिया। किजियो कहता है कि चियान के साथ रहने का बिगेस्ट फायदा ये है कि वो कुक कर सकता है। वो यहाँ तक कहता है कि वो डिलीवरी मैन बनकर ह्यूमन रेल्म से सामान लाने को भी रेडी है। किसोक बहुत डेस्परेट है चियोन से सीखने के लिए ताकि उसे हायर रैंक मिले। चियान फिर पूछता है, क्या तुमने नारी पर बोंटाई की वजह से अटैक किया था? हंटर हैरान हो जाता है कि उस मैकेनिकल क्रीचर का अब नाम भी रख दिया गया है। चियान उसके कान में धीरे से कहता है, फ्लो के साथ चलो, अब नारी कोकोनट ट्राइब से है। किसुक बताता है कि उसने नारी पर अटैक पर्सनल रीजन से किया था, बाउंटी की वजह से नहीं। वो कहता है, जब तक मैं हंटर प्रमोशन टेस्ट पास कर लूं बाकी किसी चीज की चिंता नहीं। उसकी बात सुनकर चियान डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि उसने इतनी डिलिशियस डिश बनाई। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए चियान कहता है कि पहले एक स्पारिंग मैच करते हैं। किसोक खुश हो जाता है लेकिन नारी बीच में बोलती
बोलती है, मैं लड़ना चाहती हूँ उससे। चियोन पूछता है, क्या तुम्हें भरोसा है अपने वर्ड्स पर? नारी याद दिलाती है कि तुमने ही कहा था कि स्केरी चीजों को नॉकआउट करना चाहिए। अब डिटर्मिनेशन से भरी वो किसोक की फायर बुझाना चाहती है। चियोन एक काले पत्थर की तरफ इशारा करता है और पूछता है, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? वो ब्लैक आयरन स्टोन होता है, एक ऐसा स्टोन जो डायमंड से कई गुना हार्ड माना जाता है। किसोक हैरान रह जाता है और एक्सक्यूज देने लगता है वो इसे क्यों नहीं तोड़ सकता। तभी नारी उसे एक ही झटके में तोड़ देती है और स्पारिंग डिमांड करती है। अगला सीन किसोक की बैक स्टोरी दिखाता है। वो एक नेचुरली अवेकन्ड हंटर था और बचपन से प्रोडिजी माना जाता था। उसने अपनी पावर्स 8 साल की उम्र में अवेकन की थी, जबकि नॉर्मल लोग 10 साल या उससे ज्यादा में करते हैं। मेहनत के दम पर वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ और 20 साल से पहले ही बी रैंक प्लस हंटर बन गया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब उसे पता चला कि उसके बाल झड़ने लगे हैं। अर्ली 20s में उसके सिर का हेयर ड्रास्टिकली कम हो गया और मिड 20s तक आते आते उसकी हेयरलाइन एम शेप में पीछे हटने लगी। वो बार बार फार्मेसी जाता रहा सोल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन फार्मासिस्ट ने कह दिया कि ट्रांसप्लांट का कोई फायदा नहीं, बाल फिर झड़ जाएंगे। कभी हैंडसम और टैलेंटेड रहा किसोक अब अपना चार्म खो चुका था और इसी वजह से उसका हंटर ग्रोथ भी रुक गया। एक दिन उसने टीवी पर डॉट हान मोंगदू का रिसर्च प्रोग्राम देखा जो हाम्बिबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। डॉक्टर बता रहे थे कि एक बार उन्होंने रेयर लिक्विड मटेरियल गलती से अपने सिर पर गिरा लिया था और सरप्राइज ये कि उनके सारे बाल वापस उगाए। वो लगभग 90 साल के थे लेकिन सिर पर पूरे बाल थे। ये देखकर किसोक हैरान रह गया और सोफे से उठ पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि बचा हुआ लिक्विड मेटल कहाँ है तो डॉक्टर ने बताया कि वो उसे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बनाने में यूज करने वाले हैं ताकि बिग प्राइज जीत सके। किसोक गुस्से में आ गया क्योंकि उसे लगा ये लिक्विड मेटल तो ह्यूमैनिटी के रियल यूज यानी बॉल्डनेस क्योर के लिए होना चाहिए था। कुछ दिन बाद न्यूज आई कि हैम्बिट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डीमन रेल्म में भाग गई है। डीमन रेल्म में कोई लॉ नहीं था, इसलिए किसोक ने डिसाइड किया कि वो उस मैकेनिकल क्रीचर को ढूंढेगा और उसे अपने लिए रखेगा ताकि वो सारा मेटल अपने सिर पर डाल सके। लेकिन अब जब वो डीमन रेल्म में नारी से स्पारिंग कर रहा है तो वो पूरी तरह पिट रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि नारी उससे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक भी अटैक नहीं लगा पा रहा। चियान डिसअपॉइंटेड होता है और उसे ये बात साफ बता देता है, लेकिन किसोक हार मानने वालों में से नहीं था। वो प्रॉमिस करता है कि अगली बार बेटर करेगा। बाद में चियोन स्टोरेज कैबिनेट पूरा कर लेता है कू के दिए रेडवुड टिप की मदद से। कू उसकी क्रिएशन देखकर खुश होता है और बोलता है कि ये कैबिनेट बहुत सालों तक चलेगा। सब अपने काम में बिजी हैं और किसोक लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। नारी के हाथों पिटने के बावजूद उसे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होता, उल्टा उसे फ्रीडम फील होती है, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपना विग उतार दिया है। गो उसकी फायर कंट्रोल की एबिलिटी देखकर इंप्रेस्ड होता है, लेकिन डिसअपॉइंटेड भी कि वो एक बच्चे को नहीं हरा पा रहा। तब चियोन कहता है नारी कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, जिससे गू को भी बात समझ में आती है। फिर भी किसोक हार नहीं मानता और नारी से एक और स्पारिंग मैच की रिक्वेस्ट करता है। इस बार वो नारी पर एक फ्लेम से अटैक करता है जो सोर्ड की शेप में बनी होती है। वो अपनी बॉडी को लिक्विड में बदल देती है जिससे किसोक पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो हैरानी से देखता रह जाता है, लेकिन इसी दौरान नारी को उस पर अटैक करने का परफेक्ट मौका मिल जाता है। नारी तुरंत वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और उसे इतनी जोर की किक मारती है कि वो पास की हिल से टकराकर गिर पड़ता है और दीवार पर साफ क्रैक पड़ जाती है। नारी कॉन्फिडेंटली कहती है कि अब उसे फायर से कोई डर नहीं और ये सब चियोन की वजह से है। जमीन पर गिरा किसोक शर्मिंदगी में सोचता है कि क्या वो एक बी रैंक हंटर के तौर पर अपनी लिमिट तक पहुंच गया है और अब उसमें दिखाने लायक कोई स्किल नहीं बची। लेकिन किसोक की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो कभी गिव अप नहीं करता, इसलिए वो फिर से उठ खड़ा होता है, चेहरे पर एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ, और नारी से कहता है कि चलो एक और राउंड हो जाए। अचानक उसे नोटिस होता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। तभी चियोन उससे पूछता है तुम डीमन रेल्म में कितने दिन से हो? किसोक जवाब देता है 9 दिन हो गए। तो चियोन उसे सलाह देता है कि वो अब वापस ह्यूमन रेल्म लौट जाए क्योंकि उसकी करंट रैंक में अगर वो और रुका तो मर जाएगा। किसोक मान जाता है, भले ही उसका मन अभी यहीं रुकने का था। चियोन उसे कहता है कि उसमें ए रैंक हंटर बनने की पोटेंशियल है, इसलिए उसे मेहनत जारी रखनी चाहिए। ये सुनकर किसोक शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची थी क्योंकि वो पिछले 6 सालों से ए रैंक एग्जाम फेल करता आ रहा था। एक सेइंग भी थी कि अगर कोई 3 साल तक सेम रैंक का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो वो होपलेस केस होता है और किसोक तो 6 बार फेल हो चुका था। तब चियोन कहता है तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा मोनोहोले अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। वो किसोक को बोलता है कि जब वो वापस जाए तो अपनी डीमोनिक एनर्जी को जरूर प्यूरिफाई करे। किसोक उसका शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। कुछ देर बाद किसोक वापस जाने की तैयारी करता है और पूछता है कि चियोन को कुछ और चाहिए क्या, क्योंकि उसे दिख रहा है कि रामेन खत्म हो गया है। चियोन मुस्कुराकर कहता है नहीं, बस रामेन ही ले आना। नारी उसे सेफ ट्रिप विश करती है। किसोक नारी से कहता है कि वो ट्रेनिंग जारी रखे और अगली बार जब वो दोनों भिड़ेंगे
तो वो जरूर जीतेगा। जाने से पहले वो चियोन से पूछता है, मेरा विग कहीं दिखा क्या? चियोन कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा, और फिर किसोक वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गु चियोन का ध्यान इस बात पर खींचता है कि किसोक शायद बाद में उन्हें बिट्रे करते। चियोन उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वो क्या करेगा, क्योंकि गु लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। चियोन कहता है कि उसे साफ दिख रहा है कि किसोक मजाक नहीं कर रहा, वो सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और उसे किसोक की सिंसेरिटी भी पसंद है। तभी नारी पूछती है कि क्या तुम जू की बात समझ सकते हो? चियोन कहता है हाँ। फिर वो नारी को घर के अंदर ले जाकर वो कैबिनेट दिखाता है जो उसने बनाया है। उसे अपने काम पर प्राउड होता है, लेकिन नारी बोलती है कि घर थोड़ा डार्क लग रहा है। चियोन उसकी बात मानता है और डिसाइड करता है कि विंडो बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो अपनी एबिलिटीज से दीवारों में विंडो स्पेसेस काट देता है, जिससे नारी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नारी को ब्राइट जगह पसंद है, तो चायोन कहता है कि रात में हमें लाइट्स भी चाहिए ताकि अंधेरा न रहे। वो बताता है कि ग्लो स्टोन नाम की एक स्टोन होती है जो अंधेरे में लाइट छोड़ती है, और कुछ स्टोन्स लगाने से जगह ब्राइटन हो जाएगी। गु पूछता है कि क्या उसे पता है ये स्टोन्स कहाँ मिलेंगी, तो चियोन कहता है हाँ, वोल्केनिक रीजन में। ये वही जगह थी जो हंटर्स के लिए सबसे डेंजरस मानी जाती है। गु कहता है कि वही उसकी होटमुन है, लेकिन ये बोलते वक्त उसका मूड डाउन हो जाता है। चियोन हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था होम टाउन जाने की बात पर गु खुश होगा। नारी पूछती है कि गु क्या कह रहा है, तो चायोन बताता है कि वो किसी बात से अपसेट है क्योंकि गु वोल्केनिक रीजन को लेकर वरीड है। चियोन कहता है कि वो अकेले जाएगा, बाकी दोनों घर पर रह सकते हैं, लेकिन नारी मना कर देती है। वो कहती है कि उसे भी साथ जाना है क्योंकि अब वो फायर से डरती नहीं। चियोन इम्प्रेस्ड होता है कि उसने इतनी जल्दी अपना डर हरा दिया। फिर वो गु से पूछता है कि क्या वो भी जाना चाहता है, और गु अनिच्छा से हाँ कहता है क्योंकि वहां उसका कुछ अधूरा काम बाकी है। सबके रेडी होने के बाद चियोन बोलता है कि वो गु के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट बनाएगा ताकि वो वोल्केनिक रीजन में सरवाइव कर सके। इस बीच मांड्रियोरा प्लांटेशन में कुछ लोग किसोक का विग चुराकर उससे खेल रहे होते हैं। वोल्केनिक रीजन को आम तौर पर अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहां की वोल्केनिक ऐश स्किन को फाड़ देती है। हवा में फैली डिमोनिक एनर्जी सिर्फ एक सांस में मार सकती है, और टॉक्सिक गैस भी जानलेवा होती है। यही वजह है कि ये जगह ह्यूमन वर्ल्ड में ऑलमोस्ट अननोन है। लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, नारी आग से लिटरली खेल रही होती है। सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन याद रखो नारी एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म है। फिर भी ग्यू ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ये जानने में कि चियोन असल में क्या है। चियोन कामली कहता है मैं एक चाइमेरा हंटर हूँ। ग्यू चौंक जाता है क्योंकि उसे पता है कि चिमेरा हंटर्स आमतौर पर ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहते। चियोन बताता है कि मैं पहले ऐसा ही था, लेकिन रिजनरेट होने के बाद मेरी फॉर्म चेंज हो गई। फिर वो गू से पूछता है क्या तुम हमारे साथ कंफर्टेबल हो? मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, शायद तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा होगा। गू जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है किसी से बात करना। इतने में नारी आ जाती है और कंप्लेंट करती है कि मैं गू की बात क्यों नहीं सुन सकती। चियोन उसे बताता है कि गू बस मेरा ओरिजिन जानना चाहता था। नारी तुरंत बोलती है मैं तो नेटिव हूँ, लेकिन गू को अब सच्चाई पता चल चुकी। तीनों गर्म और उबलती हुई जमीन पर चलते हैं और चियोन बताता है कि लूमिनस स्टोन्स लावा स्प्राउट्स के पास मिलेंगी। थोड़ी देर बाद वो समिट तक पहुंचते हैं और सामने चमकते हुए स्टोन देखते हैं। उसी वक्त वो एक मेल फायर टोड को रोते हुए देखते हैं और सामने उसकी डेड फीमेल मेट पड़ी होती है। दरअसल फीमेल टोड अपने एग्स लेकर जा रही थी जब उसकी मौत हो गई। जियो बताता है कि सिर्फ फीमेल टोड्स ही एग्स ले जा सकती हैं, और अब जब वो मर चुकी है तो सारे एग्स के भी मरने की संभावना है। ऊपर से क्रेटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि एग्स सरवाइव नहीं कर सकते। नारी को उस टोड पर दया आती है और चियोन डिसाइड करता है कि उसे मदद करनी चाहिए। वो टोड के पास कूद जाता है, लेकिन गुम चिल्लाता है रुको, वो गुस्से में है। जैसे ही चियोन पास पहुंचता है, टोड उस पर फायर ब्रेथ से अटैक करता है, मगर चायोन उसे सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। इससे पहले कि टोड कुछ समझे, चायोन उसके सामने पहुंचकर उसके हेड पर एक उंगली से टैप करता है। उसी टच से टोड पैरालाइज्ड हो जाता है। दरअसल चियोन ने उसकी बॉडी में हल्का पैरालिटिक पॉइजन इंजेक्ट किया था। वो जानता था कि असर टेम्पररी है क्योंकि फायर टोड्स जहर के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ऊपर से नारी चिल्लाती है चियोन तुम ठीक हो? वो जवाब देता है हाँ मैं फाइन हूँ, मेरे बॉडी में फायर टोड सेल्स हैं। चियोन कहता है कि हम डेड टोड के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा वाले को जरूर बचा सकते हैं। फिर वो सारे एग्स इकट्ठा करता है और मेल टोड की पीठ पर बांध देता है ताकि वो गिरे नहीं। जब टोड होश में आता है तो शौक में देखता है कि अब उसके ऊपर सारे एग्स हैं। वो अपनी डेड मेट के पास जाता है, आखिरी बार गुड बाय कहता है और फिर एक लंबी छलांग लगाकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो एक बार पलट कर नारी को देखता है और नारी सॉफ्टली कहती है कि वो शायद हमें थैंक यू कह रहा था। अब जब टोड्स की मदद हो गई तो चियोन नारी से बोलता है चलो नीचे आओ, अब हमें स्टोन्स निकालनी है। नारी को सावधान रहने को बोला जाता है क्योंकि अगर उसने पत्थर गिरा दिए तो उसके पैर को चोट लग सकती है। नारी हंसते हुए बोलती है कि ये स्टोन तो मेरी स्ट्रेंथ के आगे कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ गू मुश्किल से स्टोन्स उठा पा रहा है और ब्लेम करता है अपने छोटे से बॉडी को।
चियान उसे बोलता है कि तू अपना काम निपटा ले, स्टोन्स मैं संभाल लूंगा। चियान को लगता है कि गू अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी लाया है, लेकिन गू बोलता है मॉन मॉन्स्टर्स के दोस्त नहीं होते, मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा, बस गिफ्ट्स छोड़कर वापस आऊंगा। चियान को यह सुनकर अच्छा लगता है कि गू अपने लोगों को मिस कर रहा है, जो दिखाता है कि वो एक समझदार मॉन्स्टर है। लेकिन गू खुद को समझाता है कि वो किसी को मिस नहीं कर रहा, बस अफसोस है कि बिना गुड बाय बोले चला गया। फिर चियान पूछता है कि वो अपने ग्रुप को छोड़कर क्यों गया। गू बताता है कि उसके बुद्धिमान बनने के साथ कुछ अच्छाइयां आई, पर कुछ बुरी बातें भी। अगर उसे बोलना और समझना नहीं आता तो शायद वो ये खालीपन कभी फील ही नहीं करता। उसे लगा कि वो दूसरों से बेहतर है, लेकिन फिर अकेला पड़ गया, इसलिए उसने पैक छोड़ दिया। और असल में उसके ग्रुप को तो ये भी नहीं पता कि वो चला गया है, क्योंकि उनमें वैसे भी रिश्तों की समझ नहीं होती। स्टोन्स निकालते वक्त नारी को एक अंडा मिलता है, क्लियरली एक मॉन्स्टर एग, लेकिन पता नहीं कौन सा। तभी गू लड़खड़ाता है और उसका पत्थर अंडे पर गिर जाता है, जिससे उस पर हल्की सी दरार आ जाती है। चियान को टेंशन होती है कि अंदर वाला बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि एग से खुद निकलना उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। नारी कहती है कि चलो इसे साथ ले चलते हैं ताकि ये पक ना जाए, लेकिन गू मना करता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसमें से कौन सा मॉन्स्टर निकलेगा। शोन सोचता है कि उसके पास एक ऐसी जगह है जो नेस्ट के लिए परफेक्ट होगी, और वो ये भी जानना चाहता है कि एग के अंदर क्या है। थोड़ा सोचने के बाद चियान डिसाइड करता है कि एग को घर लेकर चलेंगे। गियू फिर भी मना करता है क्योंकि उसने कभी ऐसा एग देखा नहीं। तब चियान गिल्ट ट्रिप करता है, तूने पत्थर गिराया जिससे क्रैक आई, तो अब जिम्मेदारी भी तेरी। गू मान जाता है, पर याद दिलाता है कि अगर नारी को कुछ हुआ तो ये बेवकूफी तेरी होगी। चियान मुस्कुराकर कहता है, जब तक मैं हूं कोई चिंता की बात नहीं। सबके मान जाने के बाद वो लोग स्टोन्स निकालना जारी रखते हैं और कुछ देर बाद घर लौटते हैं, जहां वो देखते हैं कि किस्यो वापस आ गया है। चियान हैरान है कि वो इतना जल्दी लौट आया। किस्युक बोलता है कि वो बैग्स उठाने में हेल्प करेगा, तो चियान उसे बैग पकड़ा देता है। किसी बैग पकड़ते ही ऐसे गिरा देता है जैसे किसी ने उसे थॉर का हैमर दे दिया हो। चियोन नोटिस करता है कि किसोक के चेहरे पर ब्रूजेस हैं और पूछता है क्या हुआ। उधर ज्वालामुखी क्षेत्र में गू ने अपने कबीले वालों के लिए रैमेन पैक्स गिफ्ट के तौर पर छोड़े हैं। चियान को शक होता है कि किसोक किसी से पिट गया है, जो अजीब है क्योंकि वो ऐसा नहीं लगता जो खुद को बुली होने दे। किसोक बचाव में बोलता है कि नरी तो मुझे वैसे भी रोज पीटती है, जिससे चियोन और ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा इस बात पर प्राउड है। सवालों से बचने के लिए किसी भाग जाता है कि उसे खाना तैयार करना है। थोड़ी देर बाद नारी देखती है कि चियान स्टोन्स पर काम कर रहा है और पूछती है कि क्या कर रहा है। चियान बताता है कि वो लैंप बना रहा है, स्टोन्स को काटकर शेप दे रहा है और उन्हें सीलिंग पर टांगने वाला है ताकि घर रोशनी से भर जाए। नारी उसकी तारीफ करती है कि वो स्मार्ट है और चीजें अच्छे से समझाता है। साथ ही वो कहती है कि चियान एक काइंड हार्टेड इंसान है, बिल्कुल उसके पापा जैसा। चियान मौका देखकर पूछता है, वो कोकोनट ट्राइब वाले पापा की बात कर रही हो? नारी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। थोड़ी देर बाद कू और मांड्रियोरास के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उसकी टेरिटरी में घुसपैठ की है। उधर किसक अपना स्पेशल डिश टोफू पॉकेट्स तैयार कर लेता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। चियोन खाने से पहले पूछता है कि उसके चेहरे को क्या हुआ। किसोक बताता है कि वो हंटर एसोसिएशन गया था प्रमोशन एग्जाम के लिए, लेकिन वहां कुछ ए रैंक हंटर्स ने उसे छेड़ा कि वो 7 साल से फेल हो रहा है और फिर लड़ाई हो गई। वो अपनी कहानी पूरी भी नहीं करता कि तब तक सब खाना खत्म कर चुके होते हैं और दो बोल रहे होते हैं। किसोक बताता है कि उन हंटर्स ने उसका मजाक उड़ाया कि वो यूजलेस है और उसकी बॉल्डनेस पर भी ताने मारे। चियान पूछता है कि तू पूरी तरह बॉल्ड है या खुद शेव करता है। किसोक बताता है कि उसका हेयर लॉस अब तक एक मेडिकल मिस्ट्री है। चियान फिर पूछता है कि अगला प्रमोशन एग्जाम कब है। किसोक कहता है 90 दिन बाद। चियान कहता है तो फिर अब टाइम है स्पेशल ट्रेनिंग का। किसोक एक्साइटेड होकर बोलता है, मैं कुछ भी करूंगा जो आप कहें। चियान हंसकर कहता है, तो सबसे पहले नारी की जगह तू बर्तन धो। किसोक अभी भी रो रहा होता है जब चियान बोलता है कि अब तू ग्लोस्टोन्स को भी धो ताकि वोल्केनिक ऐश निकल जाए। किसोक हैरान होकर बोलता है, पर आपने स्पेशल ट्रेनिंग की बात की थी। चियान कहता है, अगर तू ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है तो जिंदगी भर कचरा बना रहे। फिर वो नारी से बोलता है, चलो फिशिंग चलते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। नारी खुश होकर हाँ कहती है। किस्यो समझ जाता है कि चियोन के मन में कोई रीजन है उसे बर्तन धोने के लिए कहना का, और बिना शिकायत किए वो काम पर लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि मेहनत से ही वो बी क्लास तक पहुंचा है। कुछ देर बाद किसोक नारी और चियोन के पीछे भागता है और नदी पर पहुंचता है। नारी और चियोन मछलियां पकड़ रहे हैं जबकि किसोक डिशेस धोते धोते मछलियों से परेशान है क्योंकि उसका पावर एक्वाटिक क्रीचर्स पर काम नहीं करता। चियान निराश होकर कहता है, तेरा माना काम का है, इसका यूज कर। किज्योक बोलता है कि मैं कोशिश करता हूँ शील्ड बनाने की, पर कभी काम नहीं करता। तभी चियान एक ग्लो स्टोन उठाता है और उसे बोलता है, इसे पकड़। जैसे ही किसुक स्टोन पकड़ता है वो हाथ से गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि ये स्टोन डीमोनिक एनर्जी से बना है और वो उसे प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रहा। चियान कहता है, तू सही कह
कह रहा है कुछ ग्लो स्टोन्स में कंडेंस्ड डिमोनिक एनर्जी होती है, डीमन रिल्म की एनर्जी प्योर और रॉ होती है। वो बताता है कि तुझे रिफाइंड माना से उसे बाहर निकालना होगा, तभी तू अपनी पावर पर कंट्रोल पा सकेगा। चियान बताता है कि किसुक के अंदर बहुत माना है पर उसे उसे कंट्रोल करना नहीं आता। फिर वो उसके सीने पर एक पॉइंट को टच करता है और पूछता है अब अंदर कोई रास्ता खुला फील हो रहा है। जैसा चियान ने कहा था, किसुक को सच में महसूस होता है कि उसके अंदर माना जोर से बह रहा है। चियान ने उसे बोला कि वो अपना माना फोकस करे और साथ में ग्लो स्टोन उठाने की कोशिश करे। किसोक ने वैसा ही किया और थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पत्थर उठा लेता है। केस को ये देखकर काफी इम्प्रेस्ड होता है कि बर्तन धोना और पत्थर साफ करना भी चियोन के पूरे प्लान का हिस्सा था। क्योंकि किशियो को ये सब करते हुए अच्छा लग रहा था, चियान ने कहा कि वो ऐसा करते हुए अपना माना चैनल करता रहे। पूरी सिचुएशन से एक्साइटेड होकर किशियो बोलता है कि वो चियोन की हर बात मानने को तैयार है। चियान भी उसके डिटर्मिनेशन और विल पावर से खुश होता है क्योंकि अंदर से वो जानता है कि किसियो सच में ये सब कर सकता है। रात में चियोन ने ग्लॉस्टोन को छत पर टांग दिया जिससे एक अच्छा लैंप बन गया। बाकी सब सो रहे थे, बस क्यों जाग रहा था क्योंकि वो दिन में पहले ही सो चुका था और अब उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक वो देखता है कि नारी नींद में से झोंबी की तरह उठती है और घर से बाहर चल देती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि नारी बाहर अपने कपड़े धोने गई थी क्योंकि वो गंदे थे। चौन गू थोड़ा दूर खड़ा सोचता है कि ये लड़की आधी रात में कपड़े क्यों धो रही है। उसे लगता है कि शायद उसके पास और कपड़े नहीं हैं, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। थोड़ी देर में नारी पानी से बाहर आती है, खुश होकर कि उसने अपना लॉन्ड्री पूरा कर लिया और कपड़े अब साफ हैं। वो अपनी छोटी सी जीत सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी चियान बाहर आता है जैसे बस ताजी हवा लेने निकला हो। नारी उससे पूछती है तुम बाहर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं गू के साथ वॉक पर हूँ। फिर चियान उससे पूछता है कि क्या वो भी वॉक पर है, तो नारी थोड़ी नर्वस होकर हाँ बोल देती है। चौन फिर नारी से कहता है रुको जरा, और उसकी कमर पर एक बेल्ट और फूल लगाता है। नारी को यह नया लुक बहुत पसंद आता है क्योंकि अब वो उसे कूल लग रहा था। अचानक जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज आती है जिससे नारी डर जाती है, लेकिन शाउन उसे शांत करता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, बस एक ग्रास हॉपर है। वो दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। रास्ते में शाउन पूछता है कि क्या उसे कुछ और चाहिए जैसे कपड़े या जूते। नारी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे चियान द्वारा दिए गए कपड़े ही बहुत पसंद है। कुछ देर बाद शियन डेमन रियलम से बाहर निकलता है, अच्छे कपड़े पहने हुए लेकिन बिना जूतों के। वो नारी के लिए शॉपिंग करने जा रहा होता है। रास्ते में लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये कोई पागल इंसान है। शायन उसे डीमन रेल्म से बाहर नहीं ला सकता क्योंकि उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है और साथ ही वो ट्रॉमा से गुजर रही है। शियान को कभी लगा नहीं था कि वो सिर्फ एक बच्चे के कपड़ों की वजह से ह्यूमन रेल्म में आ जाएगा। जब वो क्लोथिंग स्टोर ढूंढ रहा होता है तभी एक थोड़ा रफ दिखने वाला लड़का उसके पास आता है और कहता है कि वो उसे दुकान तक ले जा सकता है, बस 10,000 वॉन में। वो समझ जाता है कि शियान यहाँ का नहीं है और ऑफर देता है कि वो रास्ता दिखा देगा। शियन तैयार हो जाता है लेकिन कहता है कि उसके पास छोटे नोट नहीं है, वो बाद में पेमेंट करेगा। लड़का थोड़ी हैरानी से कहता है कि अरे हंटर होकर तेरे पास 10,000 वॉन नहीं। उसे लगता है शायन कोई नया रुकी हंटर है जिसे धोखा दिया गया है। फिर भी वो शियान को आगे चलने को बोलता है। रास्ते में चलते हुए वो खुद को वांगू बताता है। शियान देखता है कि आसपास पुलिस पेट्रोल कारें खड़ी हैं तो उसे लगता है कि ये इलाका अब सेफ है। बोंगू बोलता है कि तू नया है ना, क्योंकि तू बिना किसी इक्विपमेंट के गेट से बाहर निकला। उसे लगता है कि शियान को शायद किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने लूट लिया। फिर भी वो उसे सलाह देता है कि हार मत मान। शियान को लगता है कि ये बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार। वो पूछता है तू कितने साल का है? बोंगू कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 17 का हूँ। अचानक वो आगे कुछ गुंडों को देखता है और बोंगू कहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से दूर रहना, ये सबसे डेंजरस जगह है। वो बताता है कि पहले स्पेस गैंग डिस्ट्रिक्ट 11 में थी, अब उन्होंने अपना इलाका बढ़ाकर डिस्ट्रिक्ट 13 तक कर लिया। यहाँ तक कि पुलिस भी अब वहां नहीं जाती। तभी बोंगू बताता है कि हम अभी डिस्ट्रिक्ट 12 में हैं। शियान को ये सुनकर टेंशन होती है। उसे याद आता है कि उसका ऑर्फनेज डिस्ट्रिक्ट 13 में था। क्या वो अब भी वहां है? उधर एक बच्चों के कपड़ों की दुकान में ओनर अपने डिसीजन पर पछता रही होती है कि उसने स्लम में ये शॉप खोली। तभी चियान अंदर आता है। थोड़ी मजेदार बातचीत के बाद बोंगू दुकान की ओनर पाक से कहता है कि चियान कपड़े खरीदने आया है। पाक उसे गुस्से में पकड़ लेती है और बोलती है कि बार बार कंगाल हंटर्स को यहाँ मत लाया कर, आधे मुझ पर उधारी रखे हुए हैं। पाक पहले से ही सोच लेती है कि चियान गरीब है, उसके कपड़ों से जज करके। पर तभी चियान कहता है कि मुझे कपड़े चाहिए और 10 मिलियन वोन का नोट निकालता है। बोलता है कि बस यही पैसे हैं मेरे पास। इतना सुनते ही पाक और बोंगू दोनों का रवैया बदल जाता है। पाक स्माइल करते हुए कपड़े दिखाने लगती है और बोंगू उसके लिए स्नैक्स व ड्रिंक लेकर आता है। पार्क उसे हर तरह के कपड़े दिखाती है। शायन कहता है कि उसे एक मिड एज लड़की और खुद के लिए कपड़े चाहिए। पार्क खुश होकर अंदर से बहुत सारे खूबसूरत कपड़े निकालती है। दिन खत्म होने तक चियान ने दुकान के लगभग सारे कपड़े खरीद लिए। पार्क खुश होकर कहती है काश हर दिन
ऐसा होता। चियान पैकिंग करवाता है और पार्क ऑफर करती है कि वो कपड़े डिलीवर करवा देगी, लेकिन चियान मना कर देता है, कहता है कि वो खुद ले जाएगा। फिर वो बोंगू को 1 लाख वोन देता है और बोलता है कि मुझे तुझसे एक और काम चाहिए। दुकान से निकलकर बोंगू उसे एक इन तक ले जाता है, कहता है कि ये जगह सेफ है, पास में पुलिस स्टेशन है और ऑनर भी अच्छे हैं। चियान अंदर चला जाता है और बोंगू को बाहर वेट करने बोलता है। बोंगू बाहर सोचता है कि ये बंदा मुझे 1 लाख वोन दे गया और कपड़े भी दिलवा दिए, कहीं ये बच्चों को फंसाने वाला तो नहीं। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद चियान सच में अच्छा इंसान। थोड़ी देर बाद चियान बाहर आता है और कहता है कि तू सही था, ऑनर बहुत अच्छे हैं। फिर वो बोंगू को एक चाबी देता है और बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तू सड़कों पर रह रहा है, अब ये तेरे लिए है। चियान ने 1 साल का रेंट पहले ही दे दिया था, साथ ही खाने का खर्च भी। वो बोंगू से कहता है ठीक से खाना खा लिया कर। सब कुछ सेट करने के बाद चियान वहां से निकल जाता है। जब वो वापस डीमन रेल्म के गेट पर पहुंचता है, बोंगू पूछता है तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया, हम आज ही मिले हैं। चियान मुस्कुराकर कहता है कभी मैं भी तेरी तरह था, बहुत टाइम पहले। इतना बोलकर वो डीमन रेल्म में चला जाता है। वहां वापस पहुंचते ही नारी परेशान दिखती है क्योंकि चियोन बिना बताए चला गया था। चियोन मुस्कुराकर कहता है मैं तेरे लिए गिफ्ट्स लेने गया था, और बैग उसके हाथ में थमा देता है जिसमें ढेर सारे अच्छे कपड़े भरे होते हैं। नारी घर के अंदर नए कपड़े ट्राई करने जाती है, तभी पता चलता है कि शायोन असल में कीसक के कपड़े पहनकर ह्यूमन वर्ल्ड गया था और लौटते वक्त उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। बाद में शियान बैठकर कपड़े फोल्ड कर रहा होता है जबकि नारी कुछ कपड़े ट्राई कर रही होती है। चियन खुश होता है कि नारी उन कपड़ों को लेकर इतनी एक्साइटेड है जो उसने उसके लिए खरीदे हैं, और उसे ये मानना पड़ता है कि वो उन्हें पहनकर बहुत क्यूट लग रही है। कुछ कपड़े ट्राई करने के बाद नारी आखिरकार अपना फेवरेट चुनती है, वो जिसमें बीच में एक चिक की ड्राइंग बनी है। वो हंसते हुए कहती है कि ये तो गू जैसा दिखता है। गू ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि उसे किसी फीके से चिकन ड्राइंग से कंपेयर किया जा रहा है। फिर चियान नारी को बोलता है कि बाकी कपड़े वो खुद फोल्ड करके देखे। नारी खुशी खुशी मान जाती है। जियू बोलता है कि घर में इतने सारे कपड़ों की जगह नहीं है। चियान कहता है कि उसने इस बारे में सोचा हुआ है, वो घर को एक्सपैंड करेगा ताकि एक वॉक इन क्लोजेट और एक बिल्ट इन वार्डरोब बना सके। गू को टेंशन होती है कि इसके लिए तो उन्हें पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन शियोन बोलता है कि उसके पास इसके लिए सही बंदा है। तभी वो किशियो को समन करता है और बोलता है कि उसके लिए एक नया स्पेशल ट्रेनिंग है। किशियो खुश होकर आता है और कहता है कि उसने अपना ट्रेनिंग आउटफिट साफ कर लिया, मतलब वो पुराना फटा हुआ आउटफिट जो चियान का था। किशियो बताता है कि वो कपड़ा जहर में भिगोया हुआ था और उसे पता नहीं था, लगभग मर ही गया उसे छूते छूते। किसाक को लगता है कि चियान ने जानबूझकर उस पर जहर छोड़ा ताकि खुद को और मजबूत बना सके, लेकिन हकीकत में चियान पसाल सी था और उसने धोया ही नहीं था। फिर चियान बोलता है अब तू इसे पहन सकता है, और कहता है कि यही उसका नया ट्रेनिंग यूनिफॉर्म होगा। वो उसे बोलता है कि इसे पहनकर लकड़ी काटने जाओ। गुइगेटर आगे आता है और कहता है कि लकड़ी मैं चुनूंगा। किसक डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस कपड़े को पहनकर सच में मर जाएगा, और ऊपर से शियन उसे पेड़ काटने भेज रहा है। तभी अचानक नारी घर के अंदर से चिल्लाती है ईग में कुछ गड़बड़ है। सब लोग अंदर भागते हैं। शियोन देखता है कि एक जोर से हिल रहा है, उसे लगता है कि वो हैच होने वाला है। किसी और डर जाता है, बोलता है कि कहीं इससे कोई डिजास्टर क्रिएट मॉन्स्टर तो नहीं निकल आए, पर नारी कहती है कि इसमें से तो कोई क्यूट सा मॉन्स्टर निकलेगा। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि एग सच में फूटने लगता है। सबसे पहले दिखते हैं कुछ तेज नुकीले क्लॉज। सब जिज्ञासा से देखते रहते हैं जब तक पूरा एग नहीं फूट जाता। अंदर से जो निकलता है उसे देखकर नारी और किशियो दोनों कंफ्यूज रह जाते हैं। उसका शरीर सांप जैसा है लेकिन पैर किसी चिड़िया जैसे। वो क्रीचर टेबल से कूदकर सीधा किसियो के चेहरे पर चढ़ जाता है और वो डर के मारे लगभग बेहोश हो जाता है। बाद में किसियो पेड़ काटने निकलता है जैसा मास्टर ने कहा था। चिऊ उसके सिर पर बैठकर उसे मॉनिटर करता है। किसियो बहुत परेशान होता है क्योंकि उस जहरीले कपड़े में काम करना लगभग मौत जैसा है। वो सोचता है कि चियोन आखिर इस डैम आउटफिट में इतनी आसानी से कैसे घूमता था। उधर चियान कपड़े फोल्ड करने के बाद आराम से बैठा हुआ मजे ले रहा होता है। तभी नारी उस नए क्रीचर को हाथ में लेकर आती है और कहती है कि ये तो बहुत आज्ञाकारी और प्यारा है। चियान मानता है कि ये क्रीचर नारी से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब बस सवाल ये है कि उसका नाम क्या रखा जाए। चियान कहता है क्यों ना इसे सासा बुलाएं क्योंकि ये आंशिक रूप से स्नेक है। नारी उससे बात कर ही रही होती है कि सासा अचानक भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। चियान खुश होता है कि वो दोनों नारी और सासा अब अच्छे से बॉन्ड कर रहे हैं। फैमिली का माहौल अच्छा लग रहा है। वो गू से कहता है कि उसने ऐसा क्रीचर पहले कभी नहीं देखा। चियू भी यही बोलता है, तो दोनों को लगता है कि ये शायद कोई रेयर स्पीसीज है, लेकिन गू बताता है कि वो यकीन से कह सकता है कि ये मॉन्स्टर वॉल्केनिक रीजन से आया है, इसलिए उन्हें मंद्रोरास पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वॉल्केनिक मॉन्स्टर्स को पौधे बहुत पसंद होते हैं। वहां पौधे कम होते हैं तो जो भी दिखे उसे खा जाते हैं, और अगर किसी पौधे में स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी हो तो वो उनका फेवरेट फूड बन जाता है। ज्यू कहता है कि सासा जरूर मंड्रोरास को खाने की कोशिश करेगा। जैसा उसने प्रिडिक्ट किया, सासा
सच में मांड्रियोरास के खेत में पहुंच जाता है और वहां बैटल शुरू हो जाती है। नारी रोकना चाहती है पर चियान कहता है जरूरत नहीं, मॉन्स्टर्स को एक बार लड़ लेने दो, ये नेचर का तरीका है। चियान को लगता है कि सासा अभी छोटा है, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। सासा सबसे छोटे मंड्रियोरा पर अटैक करता है पर सबसे बड़ा मंड्रियोरा उसे ब्लॉक कर देता है। फिर मैंड्रियोरास अपनी डिफेंसिव और काउंटर अटैक फॉर्मेशन में आ जाते हैं। दूसरा मांड्रियोरा हमला करता है लेकिन सासा अपनी टेल से ब्लॉक कर देता है जैसे मुस्कुरा रहा हो। पर तीसरा मांड्रियोरा मौका पाकर सीधा सासा पर चढ़ जाता है। आखिर में मांड्रियोरास उसे अच्छी तरह पीट देते हैं और सासा रोने लगता है। वो भाग जाता है और चियन बोलता है पहला राउंड मंड्रियोरास के नाम। फिर कहता है चलो अब वापस अपने काम पर लगते हैं। 2 दिन बाद किसियो घर का एक्सटेंशन पूरा कर देता है। वो जहरीला आउटफिट खुशी के आंसुओं के साथ फेंक देता है। सोचता है क्या मैंने सही किया। तभी शियान आता है और उसकी तारीफ करता है, तूने उम्मीद से भी बढ़िया किया। नारी भी खुश होती है क्योंकि घर में फूलों जैसी खुशबू आ रही होती है। कू ने अरोमेटिक वुड चुनी थी। चियान कहता है कि अब जो वहां रखे सारे कपड़े भी अच्छे महकेंगे। जब किसुक को पता चलता है कि नए मॉन्स्टर का नाम सासा है तो वो बोलता है कि उसके पास एक बेहतर नाम है। चियान कहता है ठीक है बताओ। वो कहता है स्नेक चिक, जो शायद अब तक का सबसे बेवकूफ नाम है। नारी भी अपना नाम सुझाती है लेकिन वो भी बेकार निकलता है। ज्यू भी हिस्सा लेना चाहता है तो चियान उससे पूछता है कि उसका रियल नाम क्या है क्योंकि उसने पहले कहा था कि उसके पास एक नाम है। गू कहता है रॉकी माउंटेन हुफ, जो सुनकर चियान बस सांस छोड़ देता है। सोचता है कि मैं सच में डल ब्रेन से घिरा हुआ। आखिर में सब सासा नाम पर ही टिक जाते हैं। जब घर का एक्सटेंशन पूरा हो जाता है तो घू पूछता है हमारा अगला प्लान क्या है। चियान कहता है कि उसने ह्यूमन रेल्म में रहते हुए एक आइडिया सोचा। वो घर के चारों तरफ एक मजबूत फेंस बनाएगा ताकि मॉन्स्टर्स अंदर न घुस सके, खासकर जब वो खुद आसपास न हो। कियो एक घर को देखता है और सोचता है कौन सा मॉन्स्टर इस डरावने घर के पास आने की हिम्मत करेगा। चियान कहता है कोई एस क्लास मॉन्स्टर या रॉक हंटर कभी भी आ सकता है। ज्यू बोलता है कि अगर उन्हें सच में बाहर वालों को रोकना है तो फेंस डेंस डिमोनिक एनर्जी वाले मटेरियल से बनना चाहिए। ऐसा मटेरियल उन्हें कोस्टल एरिया में मिलेगा। वहां एक येलोविश क्वार्ट्ज है जो ब्लैक स्टोन से भी हार्ड है। शायन पहले से ही इमेजिन करता है कि अगर उस पर ग्लो स्टोन्स लगा दें तो फेंस कितना खूबसूरत लगेगा। नारी और गू एक्साइटेड हैं कि वो कोस्टल एरिया जा रहे हैं लेकिन किसाक को डर लग रहा है। उसे तो बस बुरे सपने आ रहे हैं। उसी वक्त उसे नोज ब्लड हो जाता है, मतलब उसे वापस ह्यूमन वर्ल्ड जाना पड़ेगा। वो बहुत खुश होता है कि ये टाइमिंग परफेक्ट रही। किसक तुरंत चियन से कहता है कि उसे डिमोनिक एनर्जी की दवा लाने जाना होगा। चियान मान जाता है और बोलता है ठीक है लेकिन मंड्रियोरस का ध्यान रखना अगर हम देर से लौटे। किसाक जाते जाते कहता है सावधान रहना, कोस्टल रीजन ए रैंक हंटर्स के लिए भी डेंजरस जगह है। ये पहली बार है जब चियान ने इस बारे में सुना। कियो उसे बताता है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लोग चमेरा हंटर्स हैं जो बहुत साल पहले लैब से भाग गए थे। उनके सिर तो बर्ड्स के हैं लेकिन बॉडी अभी भी ह्यूमन फॉर्म में है। इस बीच कुछ हंटर्स उन डेंजरस मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। एक हंटर उनका सीधा ट्रैकिंग हिट करता है जिससे मॉन्स्टर डायरेक्शन बदल देता है। उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर भाग रहा है तो वो बोलते हैं चलो पीछा करते हैं, लेकिन उनमें से एक बोलता है कि जब तक वो अपने शेल्टर तक नहीं पहुंच जाता तब तक वेट करना चाहिए। हंटर्स को हैरानी होती है कि 60 साल बाद भी वो मॉन्स्टर्स जिंदा हैं। वो मानते हैं कि चिमेरास अब पूरी तरह मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और वो नहीं चाहते कि ये क्रीचर्स उनके पुराने अचीवमेंट्स को बदनाम करें। अचानक उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर भाग नहीं रहा बल्कि सीधा उनकी तरफ अटैक करने आ रहा है। टीम लीडर तुरंत अपने लोगों को बैरियर लगाने को कहता है लेकिन मॉन्स्टर उसे एक ही झटके में तोड़ देता है। तब जाकर उन्हें फील होता है कि उन्होंने मॉन्स्टर की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। मॉन्स्टर फिर से अटैक करने आता है। तभी नारी सीन पर आकर मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारती है। मॉन्स्टर समझ जाता है कि नारी भी एक चिमेरा है और वो पीछे हटकर सिचुएशन असेस करने लगता है। नारी चियान से बोलती है कि ये मॉन्स्टर हंटर्स को परेशान कर रहा है लेकिन चियान को लगता है बात उल्टी है। तभी हंटर्स को पता चलता है कि मैकेनिकल चाइमेरा उनके आसपास है। तब चियान को एहसास होता है कि नारी के अंदर अभी भी ट्रैकिंग डिवाइस इम्प्लांट है। फिर चियान एक बर्ड हेड वाले क्रिएचर को देखता है और पहचान जाता है, अरे हम तो रूममेट्स थे। लेकिन उसे उसका टैग नंबर याद नहीं आता। वो बर्ड हेड वाला भी उसे पहचानने लगता है। हंटर्स अब रिट्रीट करने की सोचते हैं। वो बोलते हैं कि पहले ह्यूमन वर्ल्ड में वापस चलते हैं फिर स्ट्रांग होकर लौटेंगे। लेकिन चियान समझ जाता है कि वो आगे और परेशानी खड़ी करेंगे तो वो और बर्ड हेड मिलकर उस सिचुएशन को संभालने का फैसला करते हैं। टर्न्स आउट कि वो बर्ड हेड वाकई उसका पुराना रूममेट है नंबर 33, और 33 भी स्मेल से पहचान जाता है कि चियान वही नंबर 17 है। 66 साल पहले टीडीए लेबोरेटरी के पास के जंगल में नंबर 33 अपनी छोटी बहन जिया को पीठ पर लेकर भाग रहा था। तभी उनकी मुलाकात छोटे चियान से होती। चियान उसे बताता है कि उसे उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है और वो वार्म हो रहे हैं। वो कहता है अगर तुम 3 दिन में वापस नहीं लौटे तो डिटोनेशन स्पेल एक्टिवेट होकर तुम्हें मार देगा।
लेकिन जिया की टर्मिनेशन अभी स्केड्यूल नहीं हुई है। चियान सुझाव देता है कि 33 वापस लैब में जाकर सप्रेसेंट्स ले ताकि कुछ दिन और सरवाइव कर सके, लेकिन नंबर 33 बोलता है कि चियान ये नहीं समझ सकता कि वो लोग क्या फील करते हैं क्योंकि चियान को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो अपनी बहन को नीचे लिटाता है और कहता है कि उसे बस आजादी चाहिए और उसके लिए वो चियान से भी लड़ने को तैयार है। तभी चियान उसके लिए डीमन रेल्म का गेट खोल देता है। 33 शॉक्ड रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसके पास केट स्टोन है। वो जानता था कि डीमन रेल्म में जाने के दो ही ऑप्शंस हैं, या तो डेमोनिक एनर्जी उनके ह्यूमन सेल्स को जड़ दे देगी या उनके मॉन्स्टर सेल्स अब्सॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाएंगे। चियान कहता है अगर तुम सच में आजादी चाहते हो तो डीमन रेल्म में चले जाओ, वहां लैब का डेटोनेशन स्पेल काम नहीं करेगा। 33 पूछता है वहां कैसे करेंगे? चियान बताता है तुम्हें इतना माना बिल्ड करना होगा कि तुम अपने बॉडी और माइंड को डेमोनिक एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सको। आसान नहीं होगा पर फ्यूचर अनसर्टेन है। 33 मान जाता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दाखिल होने से पहले वो बताता है कि वो रूममेट्स रहे 4 साल, लेकिन नाम कभी नहीं बताया। तभी वो कहता है मेरा नाम युबाम है। वर्तमान में शियोन हंटर्स को माइंड कंट्रोल में डाल देता है ताकि उनकी मेमोरी से इरेज हो जाए। जब वो कंफर्म कर लेता है कि हिप्नोसिस काम कर रहा है तो उन्हें छोड़ देता है। असल में चियान के शरीर में ओब्लिवियन हर्ब के सेल्स ट्रांसप्लांट किए गए हैं जिनकी वजह से वो हिप्नोसिस और मेमोरी लॉस कर सकता है। युबम हैरान है, उसे यकीन नहीं होता कि चियान के शरीर में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए क्योंकि उस पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे। चियान बोलता है बहुत कुछ हुआ तेरे जाने के बाद। नारी तब चियान की क्लोथ्स खींचकर पूछती है कि क्या वो युबाम को जानता है। चियान मजाक में कहता है हाँ ये स्पैरो ट्राइब से है। युबाम शॉक हो जाता है और चियान फिर टीजिंग टोन में नारी से पूछता है तो स्पैरो ट्राइब और कोकोनट ट्राइब एलियस हैं क्या? नारी तुरंत बोलती है हाँ एलियस हैं। युबाम अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज है। तभी नारी झुककर चियान से माफी मांगती है मैंने तुम पर अटैक किया क्योंकि मुझे लगा तुम बैड पर्सन हो। फिर उसे भूख लगने लगती है और चियान युबाम से पूछता है कि क्या उसके घर में कुछ खाना है। युबाम डिसबिलीफ में है, उसे भरोसा नहीं होता कि चियान अब किसी की डॉटर पाल रहा है। फिर भी वो सबको अपने घर ले जाता है जो लिटरली एक बर्ड नेस्ट की तरह बना है। चियान उसकी तारीफ करता है तूने घर बढ़िया बनाया। युबाम ग्रिल्ड क्लैम्स और डीमन बटरनट से बना डिश परोसता है, देखने में ही माउथ वाटरिंग लगता है। ग्यू और नारी टेस्ट करते हैं और लिटरली फूड हेवन में चले जाते हैं। चियान भी मान जाता है कि टेस्ट कमाल का है, खासकर वो रेड मॉस जो सीजनिंग के तौर पर डाला गया था। युबाम गर्व से कहता है रेड मॉस एक ऑल पर्पस सीजनिंग है। वो बोल ही रहा था कि नारी जोर से चिल्लाती है और चाहिए। युबाम ऑलमोस्ट फेंट कर जाता है क्योंकि उसके पास इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए हैं। नारी बोलती है मैं खुद क्लैम्स पकड़ लाऊंगी ताकि तुम फिर से बनाओ। युबाम मना करता है कि वो डेंजरस होगा, लेकिन नारी भाग जाती है यह बोलते हुए कि मैं बहुत सारे पकड़ लाऊंगी, मुझे पेट भरकर खाना है। बच्चे चले जाते हैं और एल्डर्स बात करने लगते हैं। युबाम को सुनकर शौक लगता है कि चियान फिर से जिंदा हुआ है थैंक्स टू इमॉर्टलिटी सेल्स। वो पूछता है क्या तुम वापस लैब जाने का सोच रहे हो? चियान कहता है कभी कभी फील होता है लेकिन अभी लाइफ ठीक है, जल्दी नहीं करनी। फिर वो पूछता है तू रिवेंज लेना चाहता है? युबम कहता है शायद तुम्हारे शरीर से वो स्पेल्स चले गए हों, लेकिन हमारे अंदर अब भी डेटोनेशन स्पेल्स हैं। हम ह्यूमन वर्ल्ड में लौटे तो फट पड़ेंगे। चियान नोटिस करता है कि युबाम अपने विंग्स कंट्रोल कर सकता है, तो वो पूछता है क्या तेरा सिर कभी वापस नॉर्मल हुआ? युबाम कहता है हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसे रखता हूँ। मेरी बहन का चेहरा अब बदल गया है, अगर मैं नॉर्मल दिखा तो उसे बुरा लगेगा। सवाल यह है क्या उसे पता है कि उसके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है जीने के लिए? युबोम को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही ये बात जानता था। वो मानता है कि जब वो पहली बार डीमन रेल्म में आया था तो उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे जीने के लिए माना इकट्ठा करनी पड़ती। बाद में उसे फील हुआ कि उसकी माना और डिमोनिक एनर्जी एक लेवल पर है और इसी वजह से वो लंबे समय तक शांति में रहा। लेकिन कुछ समय पहले कुछ बहुत बुरा हुआ गया कि मनोले उलझ गई और उसकी डिमोनिक एनर्जी बेकाबू होने लगी। युबोम बताता है कि उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से उसकी अपनी मनोले डैमेज हो गई। तब से वो किसी तरह मैनेज कर रहा है जबकि गिया सोई रहती है क्योंकि वो ऐसे फल खाती है जिनमें स्लीपिंग पॉइजन होता है। चियोनन समझ जाता है कि गिया जानबूझकर खुद को कोमा जैसी हालत में रखती है ताकि उसकी डायमोनिक एनर्जी धीरे चले। तभी चियोनन को याद आता है कि एक पोशन बन सकता है मैंड्रियोरा से जो माना होल को हील कर सकता है। उसे समझ आता है कि युबोम को ये नहीं पता था, इसलिए उसने ये तरीका कभी आजमाया नहीं। उधर गिया अपनी केव में बहुत परेशान है। जब युबोम को पता चलता है कि वो और गिया दोनों अब भी जी सकते हैं तो वो शॉक में पड़ जाता है। चियोनन उसे दोष नहीं देता क्योंकि खुद उसे ये सब नॉलेज लैब में फार्माकोलॉजी पढ़ने के दौरान 15 साल की उम्र से मिली थी। वो बताता है कि उसे बस मोनोहोल से रिफाइंड वाटर पीना है जिसमें मांड्रियोरा की बची हुई जड़ें मिलाई गई हों। पहले उसे लगता था कि वो लेफ्ट ओवर रूट्स बेकार हैं, लेकिन असल में उन्होंने जमीन के नीचे डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी और नए एंटिटीज में ग्रो हो गई। ये खुद में एक वाइट
वाइटैलिटी सोर्स हैं। इसी वजह से उन रूट्स से बना रिफाइंड वाटर माना होल्स को रीजेनरेट करने में कमाल का असर दिखाता है। चियोनन सोचता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसे ये चीज काम आएगी, लेकिन अब वो थैंकफुल है क्योंकि वो खुद मांड्रियोरास ग्रो कर रहा है। फिर वो युबोम से कहता है कि वो कुछ लेने जा रहा है। युबोम हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि चियोन ह्यूमन रेल्म जाने वाला है रिफाइंड वाटर के लिए। चियोन उसे रिमाइंड करता है कि युबोम कर्स की वजह से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसे ही जाना पड़ेगा। वो युबोम से कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में नारी और गू पर नजर रखे। जब चियोनन पूछता है कि पेमेंट के लिए पैसे हैं क्या, तो युबोम मना कर देता है, लेकिन उसके पास हंटर्स से जुटाई हुई बहुत सारी चीजें हैं। चियोन वो सामान ले लेता है और कहता है कि ये काफी होगा। फिर वो ह्यूमन रेल्म जाता है और बोनगू से मिलता है। उसे बताता है कि उसे एक अल्केमिस्ट चाहिए। बोनगू अब एक रिस्पेक्टेबल गाइड बन चुका है और वो बताता है कि स्लम्स में अल्केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच खुली है। वो चियोनन को वहां ले जाने का प्लान बनाता है क्योंकि वहीं उनकी बेस्ट चांस है। चियोनन नोटिस करता है कि बोनगू ने अपने हाथों और पैरों पर सैंड बैग्स बांध रखी हैं। जब वो पूछता है क्यों, तो बोनगू बताता है कि वो अपनी स्टैमिना बढ़ा रहा है ताकि चियोन जैसा स्ट्रॉन्ग बन सके। ये सुनकर चियोन थोड़ा सरप्राइज होता है। बोनगू बताता है कि उसने समझ लिया था कि चियोन एक इनक्रेडिबल हंटर है जो डीमन रेल्म में बिना किसी हथियार सिर्फ अपने बॉडी के साथ जाता है। थोड़ी देर में दोनों एल्केमी शॉप पहुंचते हैं। बोनगू बताता है कि नया ब्रांच मैनेजर अभी कुछ समय पहले ही आया है और बहुत स्किल्ड है, साथ ही उसका बिहेवियर भी अच्छा है। तभी वो मैनेजर को दूर से देखते हैं जो लोन शार्क का कॉल रिसीव कर रहा होता है। बोनगू बताता है कि वो पहले गोल्ड सिटी ब्रांच में 20 साल तक काम करता था, लेकिन उसे डिमोट करके स्लम्स भेज दिया गया और उसकी सैलरी भी कम कर दी गई। चियोनन को लगता है कि जरूर उसने कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ। फिर बोनगू बताता है कि उसने सुना है मैनेजर किम के हायर अप्स चोरी कर रहे थे, स्लम्स के लिए आने वाले पैकेजों से पैसे निकालते थे। किम ने जब इसकी रिपोर्ट की तो उसे ट्रबल मेकर बोलकर निकाल दिया गया। इसी वजह से वो स्लम्स में आ गया। तभी किम बोनगू को नोटिस करता है और उसका चेहरा तुरंत ब्राइटन हो जाता है। बोनगू उसे बताता है कि चियोन को एक अल्केमिस्ट चाहिए। चियोन अपनी पावर से किम को स्कैन करता है और समझ जाता है कि वो वाकई स्किल्ड है। पेयरिंग खत्म होते ही बोनगू ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अंदर अटेंडेंट कंप्लेंट्स कर रहा होता है कि रिटर्न्स बहुत कम है। तभी चियोन और मैनेजर अंदर आते हैं। चियोन सीधे पूछता है कि क्या किम मांड्रियोरा से रिफाइंड माना होल बना सकता है क्योंकि वो ए रैंक एल्केमिस्ट है। चियोन ऐड करता है कि उसे करीब 2 लीटर रिफाइंड वाटर चाहिए। किम सोचता है कि चुना बकवास कर रहा है क्योंकि स्लम्स में मांड्रियोरा होती ही नहीं, और उसे ये भी अजीब लगता है कि चियोनन को उसकी रैंक कैसे पता। जब वो मना करने वाला होता है तो चियोन अपनी जेब से छोटे मांड्रियोरा रूट्स निकालता है जिनसे डेंस टीमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, और किम शॉक में रह जाता है। वो रूट्स बिल्कुल फ्रेश लगती हैं, जैसे अभी अभी निकाली गई। चियोनन कहता है कि वो कोस्टल रीजन के स्पेशल आइटम से पेमेंट करेगा। वो किम को एक बैग देता है और कहता है कि अंदर की चीजों को अप्रेज कर लो। किम जब बैग खोलता है तो अंदर एस रैंक ब्लैक पर्ल्स देखकर स्टून रह जाता है। हेडक्वार्टर्स में भी किसी ने इन्हें नहीं देखा था। साथ में जेंट क्लैम और रेड मॉस भी हैं। चियोन पूछता है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग फी के लिए काफी है। किम कहता है इतना तो पूरे बिल्डिंग खरीदने के लिए काफी है। अटेंडेंट एप्रेसल इक्विपमेंट लेने बाहर जाता है और उसी वक्त चियोन ट्यूब में रखी एक मांड्रियोरा देखता है। वो किम से पूछता है कि अगर उसके पास ये है तो पहले क्यों कहा कि नहीं है। किम बताता है कि वो मांड्रियोरा 10 साल से डेड है, इसलिए उसके मेडिसिनल इफेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। चियोन बोलता है कि वो अब भी जिंदा है और माना चैनल करता है। सबके सामने मांड्रियोरा रिएक्ट करती है। किम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि उसने खुद भी उसे माना दी थी पर कोई असर नहीं हुआ। तभी किम का इविल बॉस एन कमरे में आता है और उसे और उसकी ट्रैश ऑफिस को इंसल्ट करने लगता है। किम पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया, तो एन कहता है कि उसे रिपोर्ट मिली थी कि लैब में कुछ वैल्यूएबल आया है। एनी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, अंजी जंग, एल्केमी एसोसिएशन का डायरेक्टर। वो चियोनन से कहता है कि वो उसके साथ गोल्ड सिटी चले, वो उसका ख्याल रखेगा और उसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट देगा जो किम कभी नहीं दे सकता। चियोनन उसकी नाक पर वर्ट देखता है और पूछता है कि क्या उसका रिश्ता एन बुकडियो से है। एन हंसकर बताता है कि बकडियो उसका दादा है। चियोनन तुरंत पहचान जाता है, वही रिजेम्बलेंस, वही ट्रैश ब्लड लाइन। बकडियो वही साइंटिस्ट था जिसने उसे चाइमेरा में बदल दिया था, एक गंदा इंसान जो बच्चों की ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं करता था। ये सुनते ही चियोनन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एन पर इतनी जबरदस्त ऑरा छोड़ता है कि वो घुटनों पर गिर जाता है। चियोन बोलता है कि वो डिसअपॉइंटेड है कि एन भी अपने दादा की तरह ही निकला लालची और पावर ड्रंक इंसान। एन कुछ समझ नहीं पाता और चियोनन कहता है कि उसके पास एक सिंपल सवाल है जिसका जवाब तय करेगा कि वो जिंदा रहेगा या नहीं।